हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू IIT-Z24/7। दिस इज अनिता शर्मा, योर हिस्ट्री मेंटर। स्टूडेंट, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर 8, जिसका नाम है पीजेंट, जमींदार एंड द स्टेट। जैसे कि आपको थोड़ा सा नाम से ही पता चल गया होगा कि इस चैप्टर के अंदर हम अगेरियन सोसाइटी के बारे में बात करने वाले हैं और साथ साथ में हम मुगल एम्पायर के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि 16 और 17 सेंचुरी का दौर था। 16 और 17 सेंचुरी में मुगल पीरियड में ये किस तरीके से अगेरियन सोसाइटी बनती है और इस अगेरियन सोसाइटी में जो कि पीजेंट, जमींदार, ठीक है, इन दोनों के इन्वॉल्वेशन के साथ साथ में स्टेट की इन्वॉल्वेशन भी देखी जाती है, जिसकी वजह से वो स्टेट पर्टिकुलर इतना डेवलप होते हैं, इतना फ्लरिश होता है। ठीक है, तो आज के इस चैप्टर के अंदर हम कृषि के इतिहास के बारे में जानने वाले हैं कि मुगल पीरियड में किस तरह से एग्रीकल्चर होता था, किस तरह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर ध्यान दिया जाता था, है ना, किस तरीके से इसमें ज़मींदार और पीजेंट्स दोनों इन्वॉल्व रहकर क्या करते थे, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को प्रोड्यूस किया करते थे, है ना। ये सारी चीज़ें जानेंगे, लेकिन इसको जानने से पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, 7 चैप्टर से थोड़ा सा इसको रिलेट करते हैं। 7 चैप्टर जो कि हमारा क्या था, 7 चैप्टर था हमारा एन इम्पेरियल कैपिटल ऑफ विजयनगर। ठीक है, एन इम्पेरियल कैपिटल ऑफ विजयनगर। तो उसमें हमने देखा कि साउथ के अंदर ये किस तरीके से चीज़ें फ्लरिश होती हैं, है ना। साउथ के राजाओं ने, साउथ के रूलर्स ने, ठीक है, अब यहाँ पर जो विजयनगर था, ठीक है, विजयनगर जो था उसका टाइम पीरियड कब से कब तक था, 1336 से लेकर के और 17 सेंचुरी तक। ठीक है, और इसी के कंटेम्प्रेरी अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूं तो दिल्ली सल्तनत आ चुकी थी। ठीक है, जो कि दिल्ली सल्तनत आ चुकी थी। तो दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड था वो था 1206 से लेकर के और आपका आ जाएगा 1526 तक। 1526 में क्या होता है, 1526 में यहाँ पर मुगल एम्पायर को स्टैब्लिश किया जाता है। ठीक है, मुगल एम्पायर स्टैब्लिश हो जाता है। ठीक है, मुगल एम्पायर स्टैब्लिश हो जाता है। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत जो कि 1506 से स्टार्ट थी, राइट, 1506 से लेकर के और यहाँ तक आप देखोगे ना, तो इस पर टोटल 5 डायनेस्टीज ने रूल किया था। कौन कौन सी, एक हो जाएगी आपकी स्लेव डायनेस्टी, खलजी डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी और आपकी लोधी डायनेस्टी। तो लास्ट जो डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत की वो थी लोधी डायनेस्टी। ठीक है, वो कौन सी थी, लोधी डायनेस्टी थी। ठीक है, लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे वो कौन थे, लास्ट रूलर जो थे वो थे इब्राहिम लोधी। वो कौन थे, इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी को हरा करके, ठीक है, इब्राहिम लोधी को हरा करके किसने हराया था, इब्राहिम लोधी वर्सेस बाबर। ठीक है, कौन सा बैटल हुआ था, बैटल ऑफ पानीपत। कौन सा बैटल हुआ था, बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, पानीपत के 3 बैटल हुए थे। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो कि हुआ था 1526 में। तो 1526 में बाबर ने लोधी को बुरी तरीके से हरा दिया, बाबर जीत गया और यहीं से ही मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। अब मुगल क्या करेगा, मुगल साम्राज्य स्थापित तो हो गया, अब वो अपनी चीज़ों पर किस तरीके से ध्यान देगा, यही सारी चीज़ें हम समझने वाले हैं। खास करके एग्रीकल्चर पर किस तरीके से वो फोकस करेगा और किस तरीके से अपने राज्य को वो डेवलप करेगा, यही सारी चीज़ें हम समझने वाले हैं आज के इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं किसकी, बात करने वाले हैं सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पीजेंट्स एंड द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की। तो पीजेंट्स जो हैं इंडिया के अंदर करीब करीब 85% पॉपुलेशन, 85% पॉपुलेशन जो थी वो एग्रीकल्चर में एंगेज थी। ठीक है, अब इतने सारे लोग जब एग्रीकल्चर में एंगेज हो गए तो जाहिर सी बात है कि उस एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा आएगा, जिसकी वजह से पर्टिकुलर कंट्री के अंदर वो चीज़ें एक्स्ट्रा हो जाएंगी और एक्स्ट्रा होने की वजह से बाहर सप्लाई करेंगी तो बाहर की कंट्री उस पर्टिकुलर कंट्री को पैसा देगी और यहाँ पर डेवलपमेंट स्टार्ट करेगी। ठीक है, तो द बेसिक यूनिट ऑफ द एग्रीकल्चर, तो सबसे ज़्यादा जो एग्रीकल्चर की जाती थी बच्चा वो विलेज के अंदर की जाती थी, इसीलिए विलेज को बेसिक यूनिट कहा गया एग्रीकल्चर की, कंपैरेटिव टू सिटीज़ और टाउन के सबसे ज़्यादा रूरल एरियाज़ में यानी कि विलेज में ही सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर की जाती है। और एग्रीकल्चर के जो मैनुअल टास्क हैं, मतलब कि जो प्रिवलेंट मेथड है, आज भी वही चलता है कि पहले सॉइल को टिल्ट किया जाता है, खुदाई की जाती है, प्लो किया जाता है, उसके बाद सीड्स को सॉ किया जाता है, बीज बोए जाते हैं, देन उसके बाद जब फसल पक जाती है तो उसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। मेनली तो ये 3 काम होते हैं ना, तो ये तीनों जो है एक्टिविटीज़ देख रहे हो ना, इन्हीं की वजह से क्या करते थे, एग्रीकल्चर किया करते थे। ठीक है, अब
नेक्स्ट बात करते हैं पीजेंट्स एंड द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में एग्रो बेस्ड गुड्स। अब ये प्रोडक्शन ऑफ द एग्रो बेस्ड गुड्स क्या होते हैं? एग्रो बेस्ड गुड्स वो होते हैं जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड गुड्स होते हैं, ठीक है। उनसे उनको रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ किया जाता है, फिर उसको जब फाइनलाइज किया जाता है तो वो बाहर सप्लाई करते हैं एक फाइनल फॉर्म के अंदर, ठीक है। उसकी वजह से उनके पास पैसा आता है। तो हम यहाँ पर कुछ ऐसे एग्रो बेस्ड गुड्स के एग्जाम्पल्स देने वाले हैं जिसकी वजह से मुगल्स की बहुत ज़्यादा इनकम होती थी, ठीक है, क्योंकि इनकी जो डिमांड थी वो बाहर की कंट्री में काफ़ी थी। तो यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी? शुगर की। अब ये शुगर को कैसे बनाया जाता है? शुगर केन से बनाया जाता है। तो जब शुगर केन को रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ किया जाएगा, उससे चीनी बनाई जाएगी, शुगर बनाई जाएगी, बाहर सप्लाई की जाएगी। इसी तरीके से आप कॉटन का ले सकते हो, एडिबल ऑयल्स का ले सकते हो, ठीक है। तो ये हो गए आपके दो एग्जांपल। देन उसके बाद यहाँ पर वेराइट टोपोग्राफी ऑफ द अगेरियन सोसाइटी। अब ये अगेरियन सोसाइटी कहाँ कहाँ पर किस तरह से कल्टीवेशन करती थी? तो जहाँ पर करेगी तो उस तरह की लैंड भी तो होगी। ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग प्लेन एरिया में रहते हो, ज़रूरी नहीं कि सभी लोग आपके ड्राई लैंड में रहते हो। तो इंडिया के अंदर अलग अलग जो एरियाज़ हैं उसमें अलग अलग तरह की लैंड पाई जाती है, अलग अलग तरह सॉइल की फर्टिलिटी होती है। तो कहाँ पर किस तरह की सॉइल की फर्टिलिटी है, किस तरह की लैंड है जहाँ पर लोग रहकर कृषि किया करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लैंड के टाइप्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा लार्ज ट्रैक ऑफ द ड्राई लैंड। ड्राई लैंड का मतलब होता है जहाँ पर सॉइल के अंदर मॉइस्चर बहुत ही कम पाई जाती है ना। तो जैसे आपका राजस्थान वाला एरिया होगा तो वहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी देखी जाती है, तो मिट्टी धरती जो होती है वो सूखी होती है, ड्राई होती है ना। तो वहाँ पर लोग उस तरह की कल्टीवेशन करते हैं जिसमें पानी कम लगे, है ना। तो ये हो गया आपका ड्राई लैंड। नेक्स्ट होता है आपका हिली रीजन वर नॉट कल्टिवेबल। एक वो वाला एरिया होता है जहाँ पर हिली एरियाज़ में लोग रहते हैं। अब हिली एरियाज़ में ऐसा नहीं कि प्लेन एरिया की तरह गेहूँ चावल बाजरा बहुत अच्छे से हो जाएगा, उसमें उस तरह की कल्टिवेशन की जाएगी जो वहाँ की सॉइल की फर्टिलिटी उस चीज़ को क्या कर सकती है? प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे टी कॉफ़ी होगी, मैंने एग्जांपल दिया अभी, ठीक है। नेक्स्ट होता है क्योंकि इसके अंदर ना प्लोइंग वगैरह ठीक से नहीं होती है तो लोग यहाँ पर हो से कस्सी फावड़े वगैरह से खुदाई करते हैं, तो लोग लिमिटेड एरिया के अंदर लिमिटेड कल्टीवेशन किया करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास मोर फर्टाइल। मोर फर्टाइल का मतलब होता है वो एरिया जिसको प्लेन एरिया हम कहते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका प्लेन एरिया। तो प्लेन एरिया फॉर एग्जांपल जैसे हरियाणा, पंजाब हो गया, एमपी हो गया, ठीक है, ये सारा का सारा प्लेन एरिया है, ठीक है। यूपी हो गया, बिहार हो गया। तो ये लैंड को अच्छे से पहले सॉइल को टिल्ट किया जाता है, मतलब प्लो चलाए जाते हैं ना, सॉइल उसको जोता जाता है खेत को, फिर उसके बाद में सीड सॉ किए जाते हैं, कल्टीवेशन की जाती है, बहुत अच्छे से होती है ना। तो ये इनके कंपैरेटिवली प्लेन एरिया में ज़्यादा प्रोडक्शन निकलता है, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं फॉरेस्ट एरिया की। तो कुछ लोग जो है वो फॉरेस्ट एरिया में भी रहते होंगे, तो वहाँ पर वो उस तरह की कल्टीवेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटीज़ ना करके, कमर्शियल पर्पस से ग्रो ना करके अपने गुजारे लायक जो है वो वहाँ पर कल्टीवेशन करते हैं। तो कहने का मतलब ये कि सबसे ज़्यादा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है वो आपके प्लेन एरिया में होता है कंपेरेटिव टू दिस एरिया। यहाँ पर भी लोग रहते हैं, यहाँ पर भी लोग रहते हैं, यहाँ पर भी लोग रहते हैं, यहाँ पर भी लोग रहते हैं। तो जहाँ जिस एरिया में जिस तरह की लैंड पाई जाती है उसी तरह की वहाँ पर कल्टीवेशन की जाती है, राइट। तो ये हो गया आपका हिंदी में। हिंदी वाले बच्चे बोलते हैं ना कि मैम आप हमारे हिंदी में नहीं लेकर आते हो कुछ भी, नहीं लेकर आते हो, नहीं करते हो कुछ भी, हिंदी वाले बच्चों ने क्या कसूर किया है। तो बच्चा आपके लिए हिंदी में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पीजेंट्स एंड द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की। अब हमें 16 और 17 सेंचुरी में हमें कैसे पता चलता है कि उस टाइम में ये कल्टीवेशन हुआ करती थी? तो कहीं ना कहीं तो इसका रिकॉर्ड रखा होगा ना, जिसकी वजह से आज हम इसको इतना जान पाए हैं। तो इसके यहाँ पर हम जिन रिकॉर्ड से, जिन सोर्सेज से हमें पता चलता है अगेरियन सोसाइटी के बारे में जो कि 16 और 17 सेंचुरी में थी, वो पता चलता है हमें आईने अकबरी से। आईने अकबरी जो है वो अकबरनामा का थर्ड पार्ट है। आईने अकबरी अकबरनामा का थर्ड वॉल्यूम है, ठीक है, जो कि अबू फजल ने लिखा था। उसके अलावा रेवेन्यू रिकॉर्ड गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान से, तो यहाँ पर कोई ना कोई हमें रेवेन्यू रिकॉर्ड मिला जिसकी वजह से हम इतना उसको जान पाए हैं, ठीक है। और साथ साथ में एक्सटेंसिव रिकॉर्ड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी अपना हर तरह का रिकॉर्ड रखती थी, भाई कहाँ से कितना रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है ना, वगैरह वगैरह। तो ये 16 और 17 सेंचुरी में गुजरात, महाराष्ट्र और हरियाणा के पीजन से और इनसे जो कल्टीवेटर्स होते थे इनसे रेवेन्यू लिया जाता था, कितना रेवेन्यू लिया जाता था, कितनी ज़मीन पर कितना वो टैक्स वसूला करते थे। तो ये सारा रिकॉर्ड कहीं ना कहीं पर
मेंटेन किया गया था, है ना, जिसकी वजह से हमें ये सोर्सेज मिले और हम इतना इसको जान पाए। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम, ठीक है, हिंदी में हो गया। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम आईने अकबरी की। तो आईने अकबरी को लिखने वाले कौन थे, जिसमें कि अकबर के रीजन के बारे में सब कुछ, वहाँ पर किस तरह से कल्टीवेशन होती थी, है ना, और कितना अकबर के शासनकाल में पीजन से रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था, टैक्स लिया जाता था। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें आईने अकबरी से पता चलती है। ना सिर्फ हमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से के बारे में पता चलता है, अग्रेरियन सोसाइटी के बारे में पता चलता है, बल्कि बहुत कुछ हमें अकबर के रीजन के बारे में अगर जानना है तो आईने अकबरी हमें बहुत हेल्प कर सकती है। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉनिकल्स वाज द आईने अकबरी, ऑथर्ड बाय द अकबर्स कोर्ट हिस्टोरियन, दैट इज अबू फजल। ठीक है, अकबर का ये कोर्ट हिस्टोरियन था, राइट। अब बात करते हैं यहाँ पर बेनिफिट्स अग्रेरियन हिस्ट्री इन द 16 और 17 सेंचुरी। देखो बच्चा, ये जो एग्रीकल्चर था, ठीक है, इसमें तीनों ही इन्वॉल्व होते थे, पीजेंट्स भी, जमींदार भी और स्टेट भी। क्योंकि जब तक देखो काम करने वाले वर्कर्स हैं, ठीक है, अब वर्कर्स के पास, सभी के पास ज़मीन नहीं होती थी, तो वो क्या करेगा, वो ज़मींदार के खेतों में काम करेगा। तो ज़मींदार की इन्वॉल्वेशन कैसे हुई, उसने अपने खेत पर काम करने के लिए वर्कर्स को लगाया, तो वर्कर्स को काम मिल गया और ज़मींदार की ज़मीन जो है वो भी यूटिलाइज होगी। इन दोनों की मदद से, इन दोनों की हेल्प से स्टेट को फ़ायदा हो गया, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन निकलेगा तो सारा तो ज़मींदार खुद अपने पास में रखेगा नहीं, ना ही सारा पीजेंट्स को देगा बेनिफिट। तो जब सरप्लस ग्रेन होगा तो वो पर्टिकुलर कंट्री जो है, या जो भी राज्य है, या मुगल एम्पायर है, कोई भी है, तो वो क्या करेगा, सरप्लस ग्रेन को बाहर एक्सपोर्ट करेगा, जिसकी वजह से उनके पास पैसा आएगा और बेनिफिट हो गया ना, पीजेंट्स को भी बेनिफिट हुआ और जमींदार को भी बेनिफिट हुआ और साथ साथ में स्टेट को भी बेनिफिट हो गया। तो ऑल दीज सोर्सेज रिकॉर्ड इंटेंस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द, लेकिन कभी कभी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को लेकर के इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट यानी कि झगड़े की सिचुएशन भी बन जाती थी, है ना, भाई तुमने ये हिस्सा ज़्यादा ले लिया, तुमने कम ले लिया, उसका ज़्यादा है, उसका कम है, इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन भी हो जाती थी। एग्रीमेंट किया था इतने इतने % का, लेकिन हो गया उससे कम, ज़्यादा हो गई झगड़ा, है ना। तो all these sources record intense the conflict between the peasant zamindar and the state. They gives us insight the, अब हमें जहाँ जहाँ से रिकॉर्ड मिले, जहाँ पर हमने मान लो कोई रिकॉर्ड लिखा हुआ है, वो रिकॉर्ड हमें पढ़ा, उस रिकॉर्ड को पढ़ने के बाद हमें क्या पता चलेगा कि रिलेशंस बहुत ज़्यादा अच्छे थे, रिलेशंस बहुत ज़्यादा खराब थे। तो जैसे बुक लिखी होगी रीडर वैसे ही तो पढ़ेगा उसको, ठीक है। तो इन रिकॉर्ड से पता चला कि कई बार कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन भी बन जाती। कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों होते थे, झगड़े क्यों होते थे, दे गिव्स अस द इंसाइट इनटू द पीजेंट्स परसेप्शंस एंड देयर एक्सपेक्टेशन ऑफ फेयरनेस फ्रॉम द स्टेट। पीजेंट्स चाहते थे कि स्टेट उनकी डिमांड को पूरा करे, इरिगेशन के रिसोर्सेज अच्छे से प्रोवाइड करे, फर्टिलाइजर्स उनको, सीड्स वगैरह दे, है ना, ये सारी चीज़ें जो है वो उनको स्टेट प्रोवाइड करे, लेकिन स्टेट इन पर ध्यान नहीं देता था। तो जाहिर सी बात है कि पीजेंट्स उनके लिए जो है वो कुछ ना कुछ थोड़ी सी गलत थिंकिंग रखेंगे, बुरी थिंकिंग रखेंगे कि हमारा राजा अच्छा नहीं है, ध्यान नहीं देता वगैरह वगैरह, है ना। तो ये सारा रिकॉर्ड भी मेंटेन किया जाता था, जिससे हमें पता चलता है कि झगड़े इस वजह से होते थे, ठीक है। नाउ peasants and their land, the term most frequently used to denote, अब उस टाइम में मुगल पीरियड में जो पीजेंट्स होते थे उनको कई नामों से बुलाया जाता था। फॉर एग्जाम्पल रैयत तो मेनली था ही, ठीक है, रैयत मतलब होता है, ये प्लूरल फॉर्म है किसकी, रैया की। इनको पीजेंट्स को रैयत कहा जाता था, कहीं कहीं भी इनको मजूरियन कहा जाता था, किसान कहा जाता था और असेंबली भी कहा जाता था, है ना। कई बार आपने सुना होगा यार बहुत मोटी असेंबली है, बहुत मोटी असेंबली का मतलब है कि बहुत ज़्यादा रिच है वो, है ना, बहुत रिच पीजेंट्स हैं वो, राइट। तो कहीं कहीं पर इन पीजेंट्स को रैयत तो एक कॉमन नेम था उस टाइम में, सभी को रैयत कहा जाता था, लेकिन कहीं कहीं पर इसी रैयत को, इसी पीजेंट्स को मजूरियन, किसान और असेंबली भी कहा जाता था, राइट। टू काइंड्स ऑफ पीजेंट, अब पीजेंट्स जो होते थे वो दो तरह के होते थे, है ना। एक होता था खुद खास्ता, एक होता था पाही खास्ता। अब हम खुद खास्ता और पाही खास्ता को जानते हैं। खुद खास्ता क्या होते थे, दे वर रेजिडेंट ऑफ द विलेज इन विच दे हेल्ड देयर लैंड। तो इनकी क्या होती थी, इनकी पर्टिकुलर विलेज के अंदर, मान लो ये कोई विलेज है, इसी विलेज के अंदर इनका रेजिडेंस भी होता था, इसी विलेज के अंदर इनका खेत भी होता था, यानी कि इनकी लैंड भी होती थी। तो ये इनका घर और इनकी लैंड या इनकी प्रॉपर्टी जो भी थी, ठीक है, खेत वे जो भी थे, तो वो पर्टिकुलर एक ही विलेज में रहा करते थे। तो दे वर रेजिडेंट ऑफ द विलेज इन विच दे हेल्ड देयर लैंड। उसी विलेज के अंदर इनका रेजिडेंस भी होता था, उसी विलेज के अंदर इनकी लैंड भी होती, जहाँ पर ये खेती वेती किया करते थे। इस तरह के किसानों को, इस तरह के रैयत को क्या कहा जाता था, खुद खास्ता, खुद की जमीन, ठीक है, आप ये याद रखना। अब कहते हैं
पाही खास्ता। पाही खास्ता क्या होता है? पाही खास्ता का मतलब होता है नॉन रेजिडेंट कल्टीवेटर। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम किया करते थे, ठीक है। अब मान लो किसी विलेज से 2 पीजन्स को हायर कर लिया, ठीक है, किसी दूसरे जमींदार ने, जो कि दूसरे गांव में रहता था, दूसरे विलेज में। अब उन 2 पीजन्स को हायर करके उनको बोला कि तुम्हें 6 मंथ्स तक ये इस पर काम करना है, ठीक है। गेहूं की बुआई से लेकर के और कटाई तक का तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। जब तक फसल कट नहीं जाती तब तक ना तो तुम छोड़कर जा सकते हो, ना ही मैं तुम्हें निकाल सकता हूँ। इस तरह से इनका बॉन्ड तैयार होता था, है ना। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता था तो वो जो किसान है, पीजेंट, हायर्ड पीजेंट है ना, वो किसी दूसरे के खेतों में जाकर काम कर लिया करते थे। तो ये जो है नॉन रेजिडेंट कल्टिवेटर हुआ करते थे। इनका घर होता था, रेजिडेंट होता था किसी दूसरे विलेज में, काम करने आते थे ये किसी दूसरे विलेज में, किसी दूसरे के खेतों में, तो इनको कहा जाता था पाही खास्ता। क्लियर है? तो वे अनिवासी कृषक थे जो अनुबंधन के आधार पर कहीं और भूमि पर खेती किया करते थे। अब एक का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, जरूरी थोड़ी ना कि वो अब हाथ पे हाथ बैठा रहेगा कि दोबारा से जब वो कल्टीवेशन करवाएगा तभी मैं जाकर कल्टीवेशन करूंगा। भाई एक का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो चलो दूसरी तरफ चलते हैं, तो दूसरे हायर कर लेते थे, है ना। नेक्स्ट होता है हमारे पास क्या, काइंड्स ऑफ द पीजेंट्स की बात करते हैं। गुजरात के अंदर, ठीक है, गुजरात के अंदर पीजेंट्स possessing about the 6 acres of the land were considered to be affluent। तो गुजरात के अंदर जिसके पास 6 एकड़ जमीन होती थी उसको बहुत अच्छा समझा जाता था, भाई बहुत मोटी आसामी है ना, बहुत अच्छा समझा जाता था, एफ्लुएंट पीजेंट समझा जाता था। और अगर यही बात हम बंगाल की करें तो बंगाल में जिसके पास 5 एकड़ जमीन होती थी तो उसको अच्छा माना जाता था। इसी तरीके से अगर हम एवरेज पीजेंट्स की बात करें जिनके पास 1 पेयर ऑफ बुल्लक होता था, 1 पेयर ऑफ बुल्लक, ठीक है, एंड अ प्लो, एक हल होता था, ठीक है, मतलब 2 बैल होते थे, 1 प्लो होता था, इसका मतलब वो एवरेज पीजेंट्स होता था, ठीक है। उसके पास खुद की लैंड होती थी तो वो औसत पीजेंट माना जाता था, औसत किसान माना जाता था। कल्टीवेशन वॉज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल ऑनरशिप। अभी जो कल्टीवेशन होती थी, खेती बेती होती थी, वॉज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द इंडिविजुअल ऑनरशिप। जिसके पास जितनी जमीन होती थी वो उसी हिसाब से कल्टीवेशन करेगा, उसी हिसाब से प्रोडक्शन निकलेगा। किसी के पास 5 एकड़ जमीन है, किसी के पास 6 है, किसी के पास 2 है, 1 है, किसी के पास 20 है। अब जिसके पास जितनी जमीन होती थी, खेत वगैरह होते थे, तो उसी तरीके से प्रोडक्शन निकालते थे। तो ये इंडिविजुअल ऑनरशिप पर बेस्ड था। पीजेंट्स बॉट एंड सोल्ड देयर। अब पीजेंट्स जो है जिसके पास ज़्यादा थी, मतलब जिसके पास अपनी प्रॉपर्टी थी, जिसके पास अपनी लैंड होती थी, वो अपनी लैंड को सेल परचेज कर सकता था। ये क्यों इसको एम्फेसाइज करके बोला गया? क्योंकि देखो बर्नियर ने कहा था कि इंडिया में लोगों को प्रॉपर्टी के राइट नहीं दिए गए। यहाँ पर तो आईन अकबरी क्या बता रही है हमें कि लोगों को प्रॉपर्टी राइट दिए गए थे। बात वो वाली गलत हो गई ना, है ना। तो पीजेंट्स बॉट एंड सोल्ड देयर लैंड लाइक द अदर प्रॉपर्टी ऑनर। तो दूसरे प्रॉपर्टी ओनर की तरह पीजेंट्स भी अपनी लैंड को सेल परचेज कर सकते थे। द अबंडेंट ऑफ द लैंड अवेलेबल। अब यहाँ पर क्या देखा जाता है कि कोई भी जब एग्रीकल्चर की जाती है, ठीक है, तो उसमें 3 चीज़ों का फैक्टर बहुत माना जाता है। 3 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले होती है लैंड। भाई कल्टीवेशन करने के लिए लैंड होनी चाहिए। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है अवेलेबल लेबर, ठीक है, कि उस पर काम करने के लिए लेबर अवेलेबल होना चाहिए। और तीसरा मोबिलिटी ऑफ द पीजेंट। अब ये मोबिलिटी ऑफ द पीजेंट्स क्या होता है? मैंने अभी बताया ना कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होते थे। तो एक का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, वही पीजेंट दूसरे के खेतों में जाकर काम कर रहा है। तो ये जो मोबिलिटी है, यानी कि किसानों का आना जाना, एक जगह से दूसरे जगह पर मूव ऑन करते रहना, यही पीजेंट्स की मोबिलिटी कहलाती है, ठीक है। तो ये 3 फैक्टर्स होते थे जिसकी वजह से एग्रीकल्चर धीरे धीरे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बढ़ता गया और डेवलपमेंट भी बढ़ती गई, ठीक है। जैसे मान लो एक बिजनेसमैन है। अब वो बिजनेसमैन, मान लो आप में से कोई आगे चल करके कोई बिजनेसमैन बनेगा। वो बिजनेसमैन क्या करेगा? जब भी अपनी कोई कंपनी ओपन करने जा रहा है, फर्म ओपन करने जा रहा है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा? साइट देखेगा। सबसे पहले वो साइट देखेगा, फिर उसके बाद वहाँ पर देखेगा कि वाटर अवेलेबिलिटी है कि नहीं, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं, वहाँ पर जो है लेबर वगैरह है कि नहीं, वहाँ पर जो है वो रॉ मटेरियल ठीक से मिल जाएगा कि नहीं, है ना, और वहाँ पर वर्कर्स जो है वो सस्ते दाम पर मिल जाएंगे कि नहीं, ठीक है, और वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम भी देखेगा। तो ये सारे फैक्टर्स को देखकर ही वो अपनी कंपनी क्या करता है? वहाँ पर अपनी फर्म ओपन करता है। सेम इसी तरीके से तभी तो उसकी कंपनी, तभी तो उसकी फर्म चलेगी ना। सेम इसी तरीके से एग्रीकल्चर कराने के लिए लैंड होनी चाहिए, लेबर होने चाहिए, और साथ में मोबिलिटी ऑफ द लेबर होने चाहिए कि हम उसको फटाफट से हायर कर सके, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही कर सके, तो वो एग्रीकल्चर करें, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारे पास क्या? काइंड्स ऑफ द पीजेंट। ये हिंदी में हो गया। नाउ
टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर भी कई तरह की होती थी, जैसे हमने पीजेंट्स की 2 टाइप्स पढ़े ना, खुद खास्ता और पाही खास्ता, इसी तरीके से एग्रीकल्चर के भी टाइप्स होते थे, ठीक है। कृषि के भी जो है प्रकार होते थे। कौन कौन से होते थे? फर्स्ट होता है सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर और दूसरा होता है आपका कमर्शियल एग्रीकल्चर। मतलब एक तो वो होती है जो सिर्फ अपनी अपनी फैमिली के लिए थोड़ा बहुत बस उसको सेल कर दें, एक वो कल्टीवेशन होती है, वो क्रॉप्स होती है जो सिर्फ सेलिंग के पर्पज से ग्रो की जाती हैं। अब जैसे मान लो गेहूं है, ठीक है, गेहूं तो खाया जाता है, चावल बाजरा ये अनाज जो है ये खाए जाते हैं, सप्लाई भी कर दिए जाते हैं। लेकिन कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिसको हम खाते नहीं हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मेथी दाना हो गया, सौंफ हो गया, रागी हो गया, है ना, तो इलायची हो गया, है ना, बहुत सारी फसलें ऐसी होती हैं जो कि हम थोड़ा उसको यूज़ करते हैं और वो उसको सेलिंग के पर्पज से ग्रो किया जाता है ना। तो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर और कमर्शियल एग्रीकल्चर। अब सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में भी 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? एक हो गया आपका प्रिमिटिव और दूसरा हो गया आपका इंटेंसिव, ठीक है। अब इंटेंसिव के भी 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? डोमिनेटेड पैडी कल्टीवेशन और अदर देन पैडी कल्टीवेशन। अब मैडम हमें ये तो एक बार समझ में नहीं आई, पूरा का पूरा आपने क्या बोल दिया। अभी मैंने बताया ना कि एक कमर्शियल पर्पज से होती है, सेलिंग के पर्पज से ग्रो की जाती है, और एक अपने पर्सनल यूज के लिए थोड़ा बहुत उसको सेल कर देते हैं, ठीक है। नाउ प्रिमिटिव और इंटेंसिव, ठीक है। अब ये इंटेंसिव जैसे आप कभी नॉर्मली बोल देते हो ना, या मेरा ये इंटेंस नहीं था तुम्हें बोलने का, इंटेंस का मतलब होता है इरादा, ठीक है। तो इंटेंसिव सब्सटेंसेस में डोमिनेटेड पैडी कल्टीवेशन। अब ये पैडी कल्टीवेशन क्या होती है? राइस की कल्टीवेशन होती है बच्चा, है ना। ये पैडी कल्टीवेशन बोलते हैं किसको? राइस की कल्टीवेशन को, राइस कल्टीवेशन, ठीक है, इसी को ही पैडी कल्टीवेशन कहते हैं। तो मुगल पीरियड में लोगों को सबसे ज़्यादा बोला जाता था तुम्हें राइस की कल्टीवेशन करनी है, क्योंकि इसकी डिमांड जो थी वो बाहर के स्टेट और कंट्री के अंदर ज़्यादा थी। तो डिमांड होगी तो सप्लाई बढ़ेगी, और सप्लाई कब बढ़ेगी? जब पीजेंट्स उसको क्या करेंगे? पीजेंट्स को कल्टीवेट करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाता है तो मैं राइस की कल्टीवेशन करनी है। साउथ में बहुत ज़्यादा राइस की डिमांड हुआ करती थी, है ना, बाहर की कंट्री में राइस की डिमांड हुआ करती थी, ठीक है। तो राइस की कल्टीवेशन कराई जाएगी, इसी को ही पैडी कल्टीवेशन कहा जाता है। क्योंकि राइस का जो प्लांट होता है, राइस का जो प्लांट होता है जहाँ पर ये सॉ किया जाता है, जहाँ पर ये इसके बीज बोए जाते हैं, थोड़ा सा प्लांट सेपल होने के बाद, थोड़ा सा प्लांट ग्रो होने के बाद उसको यहाँ से उखाड़ करके दूसरी जगह पर इसको ग्रो कर दिया जाता है, दूसरी जगह पर इसको सेपल कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है। और एक चावल मतलब ये जो राइस की कल्टीवेशन के लिए जो मिनिमम रेनफॉल रिक्वायर्ड होती है वो कितनी होती है? वो होती है 40 इंचेस, ये याद रखना, ठीक है। रिक्वायर्ड रेनफॉल, ठीक है, कितनी रेनफॉल रिक्वायर्ड होती है? इतनी होती है, 40 इंचेस होती है, कई बार लिखा जाता है। आईने अकबरी के अंदर हमें, ठीक है, आईने अकबरी के अंदर हमें ये मेंशन हुआ मिला है, आइन ए अकबरी। आईने अकबरी में बोला गया है कि अकेले किसके अंदर? आईने अकबरी में बोला है कि राइस की कल्टीवेशन उनके मतलब मुगल एम्पायर के अंदर आगरा में टोटल 39, दिल्ली में जो है टोटल 50 वैरायटी होती थी चावल की, ठीक है, और 43, ठीक है, 43 होती थी, और बंगाल के अंदर 50 होती थी, ठीक है, और बंगाल के अंदर 50 होती थी, ठीक है। तो ये आईने अकबरी में अबू फजल ने इनको मेंशन करते हुए लिखा कि अकबर के शासनकाल में इतनी तरह के जो है वो चावल की खेती की जाती थी। इन अलग अलग चावल की किस्मों की डिमांड जो थी वो अलग अलग एरिया के अंदर अलग अलग थी, इसीलिए उन्होंने मेंशन करके बताया कि इतना प्रोडक्शन होता था, पैडी कल्टीवेशन इस तरह से होती थी, और इतने राइस के टाइप्स जो है यहाँ पर देखे जाते थे। क्लियर है? 14 इंचेस इसमें याद रखना। अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करते हैं इंटेंसिव। ये एग्रीकल्चर, ये जीविका कृषि है, वाणिज्य कृषि है, ये आदिम निर्वाह हो गया, गहन निर्वाह हो गया। गहन निर्वाह के भी 2 प्रकार बताए गए हैं, धान की खेती का बोलबाला और धान की खेती के अलावा। अब धान की खेती के अलावा जो बोला गया मैडम वो कौन कौन से हैं वो भी अभी बताऊंगी। अब ये होगी आपकी डोमिनेटेड पैडी कल्टीवेशन। तो सबसे पहले हम इंटेंसिव उसको करते हैं, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर को समझते हैं। इस तरह की कल्टीवेशन वहाँ की जाती है जहाँ पर डेंस पॉपुलेशन रहती है, जहाँ पर घनी आबादी रहती है, तो लोगों के पास छोटे छोटे लैंड स्पीसीज होते हैं ना,
छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़े होते हैं, बस उसी ज़मीन में ही वो कल्टीवेशन कर लिया करते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा बहुत बड़ी बड़ी नहीं होती है। जैसे अगर मैं विलेज पीजेंट्स की बात करूं, किसानों की जो गांव में रहते हैं उनकी बात करूं, तो ज़मींदारों के पास बहुत सारी लैंड होती है। लेकिन वहीं अगर ज़मींदार सिटी और टाउन में रहता है तो उसके पास ज़मीन थोड़ी होती है। क्यों थोड़ी होती है? क्योंकि वहाँ पर कंजस्टेड एरिया होता है, पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, तो वो अपने प्रॉफिट के चक्कर में अपनी ज़मीन को दे देता है ना। तो लोग वहाँ पर घर बना के रहते हैं, तो ज़मींदार के पास धीरे धीरे जो ये लैंड का एरिया है वो उसका श्रिंक होता चला जाता है, राइट। तो हम यहाँ पर डोमिनेटेड पैडी कल्टीवेशन के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। अब ये क्या बताया गया है, मॉनसून एशिया क्या बताया गया है, इंडिया के एग्रीकल्चर की बैकबोन किसको बोला गया है, मॉनसून को। यहाँ से भी आपका 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सो बैकबोन ऑफ एग्रीकल्चर, बैकबोन ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, ऑफ इंडिया क्या हो जाएगा, मॉनसून, ठीक है। यहां से आप उसको देखिएगा। क्लियर बचा, क्लियर है यहां तक? चलिए, तो लैंड होल्डिंग आर वेरी स्मॉल ड्यू टू द हाई इंटेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन। लोगों के पास थोड़ी थोड़ी ज़मीन होती है, क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है। फैमिली मेंबर, जब ज़मीन थोड़ी होगी तो जाहिर सी बात है फैमिली मेंबर सोचेंगे कि यार क्यों बाहर से पीजेंट्स को हायर किया, क्योंकि उसको पैसे देने पड़ेंगे, प्रोडक्शन का कुछ शेयर देना पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि हम क्या करें, खुद ही कल्टीवेशन कर लें और लिमिटेड मशीनरी के साथ क्या करते हैं, ये कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये हो गया डोमिनेटेड अदर देन पैडी कल्टीवेशन। राइस के अलावा भी खेती वेती की जाती थी, ये उसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। इट इज़ नॉट पर्टिकुलरली ग्रो इन द, ये ज़रूरी नहीं था कि हर जगह पर पैडी कल्टीवेशन की जाती है, राइस की कल्टीवेशन की जाती है, कहीं कहीं पर किसी और तरह की भी कल्टीवेशन की जाती थी। फॉर एग्जांपल हो गया आपका वीट, सोयाबीन, बार्ले, sorghum ग्रोन एट्सेट्रा। तो कहीं पर राइस की कल्टीवेशन वहाँ ज़्यादा होती थी जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होती थी, राइट। और कहीं कहीं पर रेनफॉल बहुत कम होती थी तो वहाँ पर अलग तरह की कल्टीवेशन की जाती थी। तो राइस की कल्टीवेशन के लिए 40 इंचेस की रेनफॉल रिक्वायर्ड होती है, तो वहाँ पर वो इस तरह की फसल की जाती थी। तो एक साल के अंदर, ठीक है, एक साल के अंदर 2 तरह की फसलें उगाई जाती थी, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता था, 2 फासला कहा जाता था, ठीक है। क्या कहा जाता था, 2 फासला, ठीक है। तो यहां पर हो गया 2 क्रॉप ग्रो इन अ सेम ईयर, ठीक है। तो एक साल में मतलब 1 ईयर के अंदर यहां पर 6 मंथ्स के गैप में जो 2 क्रॉप्स ग्रो इन अ ईयर, ठीक है। जहाँ एक साल में 2 फसलें उगाई जाती है, इसी को 2 फासला कहा जाता है। और जहाँ जहाँ पर कहाँ कि रेनफॉल बहुत ज़्यादा होगी तो वहाँ पर एक साल में 3-3 कल्टीवेशन भी करवाई जाती है, लेकिन वहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होनी चाहिए तो वहाँ पर उस तरह की कल्टीवेशन भी कराई जाती है। नेक्स्ट अब बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट अब बात करते हैं यहाँ पर हम इरिगेशन एंड टेक्नोलॉजी की। अब इरिगेशन टेक्नोलॉजी के बारे में हम क्या बात करेंगे, अब कल्टीवेशन करने के लिए इरिगेशन की रिक्वायरमेंट्स भी तो होगी ना। जब तक सिंचाई नहीं करेंगे तो खेती वेती कैसे होगी। अब खेती इरिगेशन के रिसोर्सेज को प्रोवाइड करने के लिए अब क्या करेगी गवर्नमेंट, उनके काम आएगी। तो गवर्नमेंट अब इनके लिए नहरें, कुएं, रहट वगैरह इस तरह का इंतजाम करेगी, जिससे कि लोग अपने खेतों में पानी दे सके, सिंचाई कर सके और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा निकल सके। तो इसी में ही इन द नॉर्थ इंडिया द स्टेट अंडरटुक डिगिंग द न्यू कैनाल्स। अब नॉर्थ इंडिया के अंदर नई नई कैनाल्स बनाई गई, नई नई नहरों का निर्माण कराया गया एंड ऑल्सो रिपेयर्ड ओल्ड वंस। रिपेयर्ड ओल्ड वन इज लाइक द शाह कैनाल इन पंजाब। और फिर जो पुरानी नहरें जो थी, पुरानी कैनाल जो थी, जो टूट फूट गई थी, थोड़ी सी जर्जर हालत में थी, उनको भी रिपेयर करवाया गया ताकि इनको रिपेयर करवाने के बाद किसानों को इरिगेशन के लिए वाटर मिल सके, है ना। तो यहाँ पर पंजाब के शाह कैनाल के बारे में एग्जाम्पल देते हुए कहा है कि शाहजहाँ के रीजन में इस तरीके से क्या किया जाता था, खेतों की सिंचाई के लिए इस तरह के अरेंजमेंट्स किए गए थे। एक होता था रहट। रहट जानते हो बच्चा क्या होता है, रहट, ठीक है, रहट। अब ये रहट क्या होता है, सबसे पहले लोग रहट से ही सिंचाई वगैरह किया करते थे। एक ऐसे इस तरीके से ना ऐसे पहिया सा होता था गोल सा, है ना, इसके यहाँ पर ना बकेट बांध दी जाती थी इस तरीके से, राइट। और ये क्या करते थे, इसको घुमाने के लिए यहाँ पर वो होते थे बैल वगैरह होते थे। तो बैल जैसे जैसे ऐसे ऐसे घूमते चले जाते थे, इन बकेट्स में नीचे से पानी भरता हुआ चला जाता था और इस तरीके से जब ये नीचे आती थी तो ये फेल डाउन हो जाती थी, इसका पानी बाल्टी से लुढ़क जाया करता था और ये इस तरीके से खेतों में इसकी जो क्यारियाँ बनाई होती है या चैनल्स बनाए होते हैं तो उस तरीके से इसको
पानी को बहा दिया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट पर बात करते हैं हम किसकी, स्ट्रेटजीज फॉर इंक्रीजिंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। अब हम यहाँ पर स्ट्रेटजीज फॉर इंक्रीजिंग द, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए किस किस तरह की स्ट्रेटजीज को फॉलो किया गया। अ ड्रिल पुल्ड बाय अ जाइंट ऑक्शन, जाइंट किसको कहा जाता है, जाइंट कहा जाता है आपके बैलों को, ठीक है, ऑफ द जाइंट ऑक्शन वाज यूज्ड टू प्लांट द सीड्स, राइट। तो पहले इसको क्या किया जाता था, पहले बहुत, अगर मैं पुरानी की उसकी मेथड की बात करूं तो पहले किसान खेतों को जुताई करता था, फिर उसमें बीज बोता था, लेकिन अब धीरे धीरे इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी आने लगी। हलों के पीछे ही कुछ बीज बिखेरने का कुछ ऐसा सिस्टम लगा दिया गया जिसकी वजह से क्या होते थे, जिसकी वजह से वहाँ पर कल्टिवेशन की जाती थी, है ना। तो ये बैल आगे आगे चलते थे तो खेतों की जुताई भी हो जाती थी, प्लोइंग भी हो जाती थी, साथ साथ में सीड्स को भी सो कर दिया जाता था। यहाँ पर एग्रीकल्चर विद द प्लो की हम बात करें, ठीक है, तो एग्रीकल्चर को प्लो कैसे किया जाता था, इसके भी 2 टाइप्स होते थे। एक होता था आपका प्लो के थ्रू, एक होता था आपके हो के थ्रू, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आयरन टिप्ड प्लो की बात करते हैं। तो आयरन टिप्ड प्लो फर्टाइल, तो आयरन टिप्ड, अब मान लो पहले अगर मैं हड़प्पा की बात करूँ तो लोग जो हैं वो पत्थरों से खुदाई किया करते थे, फिर धीरे धीरे आए तो लकड़ी के हलों का यूज़ करने लगा, फिर हम उसमें देखा हमने मौर्य डायनेस्टी के अंदर देखा, मौर्य पीरियड के अंदर देखा, तो वहाँ पर लोग जो है वो आयरन प्लो शेयर का यूज़ करने लगे थे, है ना। तो आयरन के बने हुए, लोहे के बने हुए हलों का यूज़ करने लगे। क्यों? क्योंकि लोहे, अगर मान लो किसी हल के अंदर अगर यहाँ पर उसके कॉर्नर पर कोई भी आयरन की कोई भी नुकीली चीज़ कोई भी इंसर्ट कर दी जाती यहाँ पर, तो जब वो उसकी खुदाई करेगा, है ना, इस तरीके से, राइट, उसको डिग आउट करेगा, सॉइल को टिल्ट करेगा, तो वो ज़मीन से अच्छी, मतलब डीप में वो उसकी खुदाई हो जाएगी। और एक प्लांट को ग्रो करने के लिए मिट्टी से उसको सबसे ज़्यादा पोषक तत्व तब मिलते हैं जब वो जितनी ज़्यादा उसकी खुदाई होगी। तो यहाँ से ये सारे के सारे मिनरल्स को, या जो भी इनके वो होते थे, रिक्वायरमेंट्स होती थी, ठीक है, प्लांट को ग्रो करने की, वो उसको सारे सॉइल से मिलते थे और ये प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो हो जाता था। तो ये सारी चीज़ें किस पर बेस्ड होती थी, आयरन टिप्ड प्लो पर, राइट। इसके अलावा होती थी आपकी हो एग्रीकल्चर। हो एग्रीकल्चर उन एरियाज़ में की जाती थी जहाँ पर हिली एरियाज़ थे। हिली एरियाज़ के अंदर लोग कस्सी फावड़े से खुदाई करते थे, है ना। अब हल तो चलेगा नहीं, क्योंकि हो सकता है बीच में पत्थर को इतना बड़ा आ जाए जिसकी वजह से हल भी टूट सकता था और उनको चोट भी लग सकती थी। तो इस टाइप की जो हो एग्रीकल्चर है वो हिली रीजन में की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये हिंदी में हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब यहाँ पर हम क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया। तो कृषि 2 प्रमुख मौसमी चक्रों के आसपास ही आयोजित की जाती है। ये आपने नाम सुन रखा होगा, है ना, बचपन से सुनते आ रहे हो, राइट, 3rd 4th से सुनते आ रहे होगे, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आपने। एक होती है आपकी रबी क्रॉप्स, एक होती है खरीफ क्रॉप्स, और थर्ड थोड़ी सी जो है इंपॉर्टेंट होती है उसको कहा जाता है ज़ैद क्रॉप्स। मेनली ये 2 क्रॉप ही ज़्यादा मेन, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रबी क्रॉप्स, तो इंडिया के अंदर यहाँ पर क्रॉपिंग सीजन का वो बताया गया है, पूरा का पूरा एक सर्कल बताया गया है रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स का। तो रबी क्रॉप्स को शोन किया जाता है अक्टूबर और दिसंबर में, ठीक है, और हार्वेस्टिंग की जाती है इसकी अप्रैल और जून के अंदर। तो अभी अप्रैल जून आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब हमारी कौन सी फसल चल रही है, रबी क्रॉप्स चल रही है, ठीक है। उसके बाद इसकी जो मेन फसलें हैं, इसकी जो मेन कल्टीवेशन की जाती है वो की जाती है वीट, बार्ले, पीस, ग्राम और मस्टर्ड की। कहाँ कहाँ पर होती है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। इसके अलावा यहाँ पर हम खरीफ क्रॉप की बात करते हैं। तो खरीफ क्रॉप को शोन किया जाता है जून और जुलाई के अंदर। अभी जब जून आएगा तो यहाँ पर कौन सी कल्टीवेशन की जाएगी, खरीफ की, ठीक है। तो खरीफ क्रॉप को शोन किया जाता है जून जुलाई के अंदर, इसको हार्वेस्ट किया जाता है सितंबर अक्टूबर के अंदर। और इसकी जो मेन फसलें हैं वो हैं राइस, मेज, ज्वार, उड़द, ग्राउंडनट और सोयाबीन। और यहाँ पर इनका जो वो है एरिया है, कहाँ कहाँ पर कल्टीवेशन की जाती है, असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन ऑफ द ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला। ये ज़ैद क्रॉप्स होती हैं। ज़ैद क्रॉप्स कौन सी होती है, जिसमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल फ्रूट, वेजिटेबल, फॉडर्स वगैरह होते हैं। फॉडर्स किसको कहते हैं, पशुओं के चारे को फॉडर्स कहा जाता है, जिसमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। और इन दोनों के बीच का जो टाइम पीरियड है वो उसी में ही ज़ैद की कल्टीवेशन की जाती है। एम आई क्लियर नाउ? ठीक है जी, चलते हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट, और इसके अलावा जैसे अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं टोबैको की, है ना, टोबैको की बात करूं तो इंडिया के अंदर टोबैको की भी कल्टीवेशन होती थी, लेकिन इसका रिकॉर्ड आईने अकबरी में हमें कहीं नहीं मिला।
क्योंकि कहीं ना कहीं ये अकबर भी मानते थे या अबू फजल भी मानते थे कि ये जो फसल है ये वाकई में बुरी फसल है, क्योंकि टोबैको जो होता है ना, जिसको तंबाकू बोलते हैं हिंदी में, हमारी देसी भाषा में, है ना, तो ये जो है एक नशीला पदार्थ होता था। तो लोग इसके इतने ज़्यादा एडिक्ट हो चुके थे कि इसकी कल्टिवेशन भी की जाने लगी, है ना। तो इसकी स्टार्टिंग कब और कैसे होती है, तो इस पर डिस्कशन करते हैं। तो स्प्रेड ऑफ द टोबैको, दिस प्लांट विच अराइव्ड फर्स्ट इन द डेक्कन, तो ये सबसे पहले इंडिया के डेक्कन वाले एरिया में आता है, ठीक है, डेक्कन वाले एरिया में आता है। और डेक्कन का एरिया कहाँ पर है, ये रहा बचा, ठीक है, पूरा का पूरा, है ना। डेक्कन स्प्रेड टू द नदर्न इंडिया, और फिर धीरे धीरे ये इंडिया के नदर्न पार्ट में धीरे धीरे हर जगह फैल जाता है। आईने डज नॉट मेंशन द टोबैको इन द लिस्ट ऑफ द क्रॉप्स। आईने अकबरी के अंदर जितनी तरह की कल्टीवेशन अकबर के शासनकाल में होती थी, सारी की सारी लिस्ट बनाकर उसे मेंशन की गई, लेकिन टोबैको को नहीं किया गया, ठीक है। तो उसके बाद अकबर एक बार क्या करते हैं कि अकबर जो है वो अपने नॉबल्स के साथ में 1604 में, ठीक है, इस टोबैको प्लांट को देखता है, ठीक है, कहीं पर विजिट करने गया और वहाँ पर देखा कि भाई ये किस चीज़ की कल्टीवेशन की जा रही है और ये किस तरह का पौधा है, हमने तो आज तक इसको देखा नहीं और ना ही अबू फजल ने हमें कभी बताया। तो 1604 के अंदर सबसे पहले अकबर ने इसको डेक्कन के अंदर देखा था और फिर इसके बारे में पता किया था। फिर उसके बाद आपको पता है कि 1605 में अकबर की डेथ हो गई थी, ठीक है, 1605 में अकबर की डेथ हो गई थी। फिर उसके बाद कौन आता है, जहांगीर आता है, ठीक है। अकबर का टाइम पीरियड था वो 1556 से लेकर के 1605 तक था। उसके बाद दिस टाइम स्मोकिंग, अब आते आते इस टाइम तक ये जो टोबैको का जो यूज़ था वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। लोग इसको स्मोकिंग के लिए यूज़ किया करते थे टोबैको को, ठीक है, कहाँ पर, जैसे हुक्का और चिलम के अंदर। तो हुक्का तो खैर मैंने देखा है, मैंने चिलम विलम नहीं देखी है, शायद आप में से किसी ने देखी हो, है ना। तो इसमें लोग इस टोबैको को यूज़ किया करते थे, राइट। सीम टू हैव कॉट इन अ बिग वे, देखा कि ये बहुत बड़े लेवल पर ये जो है इसको पकड़ा गया। जहांगीर ने जब इस पर थोड़ी सी चिंता का विषय बताया, इस पर थोड़ी सी अपनी एक चिंता दिखाई, अपनी एक टेंशन, यार मुझे बहुत टेंशन हो रही है कि मेरे राज्य के लोग जो है इसके इतने ज़्यादा एडिक्ट हो चुके हैं कि इसको छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, और एक नशीला पदार्थ है जो धीरे धीरे हमारे फेफड़ों को जो है वो ख़राब करता रहता है ना, तो यार ये इसको बंद करना चाहिए। तो जहांगीर ने अनाउंसमेंट करा दी, एक फरमान जारी कर दिया कि मेरे राज्य में कोई भी टोबैको की कल्टिवेशन नहीं करेगा और जिसने किया उसको हम पनिशमेंट देंगे। अब लोग तो उसके बिना रह नहीं सकते थे, जैसे कोविड टाइम में आपने देखा होगा जो ड्रिंकर्स होते हैं वो ड्रिंक के बिना नहीं रह पाते थे। तो सबसे पहले जब कोविड ओपन हुआ, सारी चीज़ें ओपन हुई थी, तो सबसे पहले इनको ही, लिकर शॉप को ही ओपन किया गया था। तो लोग जो हैं, मतलब बैन होने के बाद भी लोग इसको अपने घरों में चोरी छुपे घरों में इसकी कल्टिवेशन करने लगे, क्योंकि इसके बिना तो रह ही नहीं सकते थे, इनकी जाने मन थी, इनकी जाने बाहर थी, इनकी जान थी वो, है ना। तो अब लोग, अब ऐसे थोड़ी ना कि राजा के एजेंट घर घर में घुसकर जाकर देखेंगे कि भाई किसने कौन कल्टीवेशन कर रहा है, लोग घरों में करने लगे, है ना, चोरी छुपे करने लगे। तो फिर ये उसका प्लान फेल हो जाता है, ये बैन करने वाला प्लान फेल हो जाता है। दिस वाज टोटली इनफेक्टिव बिकॉज बाय द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी टोबैको हैड बिकम द मेजर आर्टिकल ऑफ द कंजप्शन, कल्टिवेशन एंड ऑल ओवर द इंडिया। तो उस टाइम तक आते आते ये इंडिया की, ठीक है, ये इंडिया की मेजर, मतलब मेजर तो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन हाँ ये इतनी है कि सबसे ज़्यादा कंजप्शन होने वाली, सबसे ज़्यादा कंज्यूम होने वाली तो क्या थी, टोबैको की कल्टीवेशन थी, ठीक है। फिर इसको धीरे धीरे ऑल ओवर इंडिया में ये एक ट्रेड का क्या बन गया, ट्रेड का एक मीडियम बन गया। एंड अबंडेंस ऑफ द क्रॉप्स की बात करेंगे। अब देखो, एग्रीकल्चर वर ऑर्गेनाइज्ड अराउंड द 2 मेजर सीजन साइकिल। अब मैंने बताया ना कि खरीफ होती है और एक होती है आपकी रबी क्रॉप्स। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि खरीफ को कौन से पीरियड को बोला जाता है, खरीफ जहाँ पर कल्टीवेशन की जाती है, खरीफ फसलों की उगाई की जाती है, तो वो होता है आपका ऑटम सीजन। ऑटम सीजन को ही खरीफ की कल्टीवेशन के लिए बेस्ट माना जाता है। तो उसके बाद खरीफ को ऑटम और रबी को स्प्रिंग, ठीक है। दिस वुड बी दैट द मोस्ट रीजन, तो खरीफ जो है वो ऑटम सीजन को कहते हैं और रबी जो है वो स्प्रिंग सीजन को कहते हैं। सो दिस वुड बी मेड दैट द मोस्ट रीजन एक्सेप्ट दोज टेरियन these were the most arid or the inhospitable, produce the minimum 2 crops a year। अभी मैंने बताया ना कि जहाँ पर रेनफॉल थोड़ी सी ठीक ठाक से होती है, एवरेज होती है, तो वहाँ पर एक साल में 2 फसलें उगाई जाती है। जैसे अभी हमने देखा 6 महीने में कुछ और, जैसे गेहूं की खेती होती है, फिर सर्दियाँ आती हैं तो बाजरे की खेती होती है। तो 6 मंथ्स के दौरान इस बीच में
एक साल के अंदर 2 कल्टीवेशन होती है, और इसी 2 कल्टीवेशन को ही क्या बोला जाता था, मुगल पीरियड में इसको 2 फासला बोला जाता था। वेयर सम रेनफॉल इरिगेशन, जहां पर बरसात बहुत ज़्यादा अच्छी होती थी तो वहां पर एक साल में करीब करीब 3 फसलों की भी वो लोग कल्टीवेशन कर लेते थे। द टर्म जीन से कामिल, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय अ जीन से कामिल। जीन से कामिल का मतलब होता है परफेक्ट क्रॉप। परफेक्ट क्रॉप कौन कौन सी, परफेक्ट क्रॉप यहाँ पर 3 क्रॉप्स को बताया गया, मेनली वैसे 2 ही होती हैं, 3 मैं बता देती हूँ, ठीक है, कौन कौन सी। एक होगी आपकी कॉटन, एक होगी शुगर केन, और तीसरी होगी आपकी ईडेबल ऑयल्स, ठीक है, ऑयल सीड्स वाली, ठीक है, जिनसे कि तेल वगैरह बनाया जाता है। तो द मुगल ऑल्सो एनकरेज द पीजेंट टू कल्टिवेट सच क्रॉप, मुगल ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं परफेक्ट क्रॉप को यानी कि जीन से कामिल पर ही ज़्यादा फोकस किया करते थे, क्योंकि इन्हीं से ही उनके पास ज़्यादा रेवेन्यू आता था। क्रॉप सच इज द कॉटन, शुगर व जीन से कामिल, तो कॉटन, शुगर केन, और अगर आ जाए ऑप्शन में कि ईडेबल ऑयल्स भी, तो तीनों को कराना। अगर यहाँ पर तीनों नहीं है, 2 दिए हैं तो 2 को टिक कराना, उसी को कहा जाता है यहाँ पर जीन से कामिल। इसके अलावा अगर हम टेरेनियन उनकी बात करें, ठीक है, टेरेनियन का मतलब होता है कि कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पर इस तरह की कल्टीवेशन नहीं होती है, ठीक है, जैसे भील ट्राइब्स थी जो जंगलों में रहा करती थी, है ना, जैसे कि भील ट्राइब थी, ठीक है, भील ट्राइब थी, तो ये भी क्या करती थी, भील ट्राइब थी, ये भी तो कल्टीवेशन किया करती थी, लेकिन ये किस तरह की कल्टीवेशन करती थी, ये सीजनल स्पेसिफिक किया करती थी, सीजनल स्पेसिफिक, ठीक है, सीजनल स्पेसिफिक। फॉर एग्जांपल जब समर होता था, ठीक है, जब समर होता था तो समर में ये क्या करते थे, ये फिशिंग किया करते थे, ठीक है, ये फिशिंग किया करते थे, मतलब ये इनके जीवन का मतलब जीवन पालन करने के लिए, जीवन यापन करने के लिए ये किस तरह की एक्टिविटीज़ किया करते थे। मैं भील ट्राइब की बात कर रही हूँ, है ना। तो ये चलो ये एग्रीकल्चर में पीजेंट्स तो बिजी थे, लेकिन कुछ और लोग जैसे जंगलों में रहा करते थे तो वो उनका अपना एक सीजनल टास्क होता था। ये सीजन हो गए, इसमें तो कल्टीवेशन की जाती थी, लेकिन कुछ और भी सीजन थे जिसमें और कुछ तरह का काम होता था। एग्जाम्पल के तौर पर जो भील ट्राइब थी जो जंगलों में रहा करती थी वो सीजनल स्पेसिफिक टास्क किया करते थे। जैसे कि समर होता था उसमें फिशिंग वाला काम किया करते थे, जैसे कि स्प्रिंग सीजन होता था, ठीक है, जैसे कि स्प्रिंग सीजन आ गया तो उसमें ये स्प्रिंग सीजन आपका कौन सा हो गया, ये रबी क्रॉप्स। तो स्प्रिंग सीजन के अंदर ये क्या करते थे, ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो होते थे, ठीक है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस का मतलब होता है जो भी जंगलों से, जैसे फूल स्प्रिंग सीजन में बहार जिसको बोलते हैं ना, कि बहार जब आती है, बसंत ऋतु जब आती है तो फ्लावर जो है वो ब्लूम करने लगते हैं, फल फ्रूट आने लगते हैं, तो अच्छा खासा उनके पास फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो जाता है। तो इस स्प्रिंग सीजन के दौरान वो फॉरेस्ट एक्टिविटीज़ करते हैं। इसके अलावा अगर मैं विंटर की बात करूं, इसके अलावा अगर मैं विंटर की बात करूं तो विंटर में ये हंटिंग और गैदरिंग किया करते हैं, ठीक है, ये विंटर में हंटिंग और गैदरिंग करते हैं, ठीक है। और अगर मैं रेनफॉल की बात करूं, मॉनसून की बात करूं, ठीक है, मॉनसून वाला एरिया यानी कि रेनी सीजन, इसमें ये कल्टीवेशन करते हैं, इसमें क्या करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि ये एक साल में ये 2 ही ऐसे स्पेसिफिक काम करे, तो इनका अपना काम करने का तरीका होता था, थोड़े थोड़े टाइम पर ये अपने ऑक्यूपेशन को, अपने काम को चेंज किया करते थे। तो इस तरीके से यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए जी नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं न्यू वर्ल्ड क्रॉप्स की, ठीक है। न्यू वर्ल्ड क्रॉप का मतलब होता है कि कुछ फसलें ऐसी थी जो हमारे इंडिया की नहीं थी, बाहर की कंट्री से वो इंट्रोड्यूस हुई थी इंडिया के अंदर। तो वो कौन कौन सी फसलें थी, तो ड्यूरिंग द 17th century सेवरल न्यू क्रॉप्स डिफरेंट पार्ट ऑफ द न्यू वर्ल्ड रीच इंडियन सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि उस टाइम में नए नए एरियाज़ को डिस्कवर किया जा रहा था। जैसे 1498 के अंदर, जैसे 1498 के अंदर वास्को द गामा ने, ठीक है, वास्को द गामा ने क्या किया था, इंडिया को डिस्कवर किया था। क्या इंडिया इससे पहले नहीं था, मैडम बिल्कुल था, लेकिन अब ये नए नए वोयाजेस से, मतलब सी वोयाजेस से क्या करते थे, समुद्री यात्राओं से नए नए जगहों का पता लगा रहे थे। क्यों, ताकि वो उनके साथ में ट्रेड कर सके और इस तरीके से इनका ट्रेडिंग नेटवर्क बढ़ सके, ठीक है। तो इन्हीं डिस्कवरीज की वजह से इंडिया के अलग अलग देशों के साथ ट्रेडिंग रिलेशंस बन जाते हैं। इसके अलावा 1492 के अंदर कोलंबस क्रिस्ट होपर ने, ठीक है, यहाँ पर मैं क्रिस्ट होपर कर देती हूँ, ठीक है, कोलंबस क्रिस्ट होपर, राइट। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अमेरिका को डिस्कवर किया था,
ठीक है, इन्होंने अमेरिका को डिस्कवर किया, क्रिस्ट होपर, कोलंबस क्रिस्ट होपर। क्लियर बच्चा? क्रिस्टोफर, ठीक है, इन्होंने यूएस को डिस्कवर किया था और ये पूरा का पूरा ये है आपका, ठीक है। तो मेज जिसको मक्का कहा जाता है, फॉर एग्जाम्पल वॉज इंट्रोड्यूस इनटू वाया अफ्रीका एंड स्पेन बाय द 17th सेंचुरी। अब ये मेज जो मक्का देख रहे हो ना, तो ये आते आते इंडिया, वेस्टर्न इंडिया की एक ये बहुत ही प्रमुख फसल बन जाती है, जो कि हमारे इंडिया की नहीं थी, बल्कि कहाँ से आई थी, ये अफ्रीका और स्पेन से आई थी, जो कि 17th सेंचुरी में इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इट वाज बीइंग द लिस्टेड वन ऑफ द मेजर क्रॉप्स ऑफ द वेस्टर्न इंडिया। तो ये वेस्टर्न इंडिया के मेजर क्रॉप्स में काउंट की जाती है। क्वेश्चन 1 मार्क का आएगा इधर से कि कौन सी फसल को वेस्टर्न इंडिया की मेन फसल में बताया जाता है, तो आपका आ जाएगा मेज यानी कि मक्का। नेक्स्ट आता है हमारे पास वेजिटेबल लाइक द टोमेटो। इसके अलावा ये तो चलो मेज थी, ये तो अनाज के बारे में बात की गई है। इसके अलावा कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी थे जो हमारे इंडिया के नहीं थे, लेकिन बाहर की कंट्री से ये इंट्रोड्यूस करवाए गए थे। इनमें थे टोमेटो, पोटैटो और चिलीज। साथ साथ में जो मैंने अगर फ्रूट्स की बात करूं तो पाइनएप्पल और पपाया, ये दोनों भी बाहर की कंट्री के हैं, जो कि किसने इंट्रोड्यूस किए थे, ये न्यू वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस कराए गए थे। न्यू वर्ल्ड का मतलब हो गया आपका यूएस से, अमेरिका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं विलेज कम्युनिटी की बात करते हैं। अब विलेज कम्युनिटी के अंदर यहाँ पर हम 3 फैक्टर्स को जानेंगे। अपार्ट फ्रॉम द इंडिविजुअल ऑनरशिप, लैंड बिलोंग टू द कलेक्टिव विलेज कम्युनिटी एज फर एज मेनी एस्पेक्ट ऑफ देयर सोशल एग्जिस्टेंस वर कंसर्न। देयर वर द 3 कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ दिस। अब इसके 3 घटक होते हैं, मतलब ये जो अकेरियन सोसाइटी होती है ना बच्चा, ये 3 चीज़ों से मिलकर बनी है। तो पहली कल्टीवेटर्स, इसमें क्या होता था, जमींदार की एक लैंड होती थी, उस लैंड के अंदर एक ही फैमिली काम नहीं करती थी, कलेक्टिव फार्मिंग होती थी, अलग अलग बहुत सारी फैमिली मिलकर के काम किया करती थी, है ना। तो ये देखो इतनी सारी फैमिली जो है वो पर्टिकुलर जमींदार के खेतों में काम कर रही हैं। इनके बीच में कई बार तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाते थे, झगड़े वगैरह बढ़ जाते थे। झगड़ों का निपटारा करने के लिए पंचायत होती थी, और पंचायत का जो फैसला देता था वो सरपंच देते थे। तो ताऊ जी देख रहे हो, ये विलेज हेडमैन होते हैं, जिनको मुकदम मंडल भी कहा जाता है, जिनको मुकदम या मंडल भी कहा जाता है। तो ये हेड ऑफ द जो मैन होंगे, इनको मुकदम, ठीक है, या फिर मंडल, बंडल मत कर देना, मंडल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कास्ट एंड द रूरल वैल्यूज। अब ये कास्ट और रूरल वैल्यूज क्या होते हैं, मतलब गांव के अंदर ना अलग अलग तरह की जातियां बनी होती, उन जातियों को अलग अलग तरह के काम करने होते थे। तो किसी को कोई काम दिया गया था, किसी को कोई काम दिया था। अब ज़रूरी नहीं था कि गांव में हर एक किसान के पास में ज़मीन होगी, तो कोई किसी दूसरे के खेतों में जाकर किसी तरह का काम करेगा, कोई प्लो का काम करेगा, भाई जाओ तो मेरे खेतों को ना उसकी जुताई कर दो, तो वो उस तरह का काम करेगा, कोई किसी तरह का काम करेगा। तो डीप इनक्विटीज इन द बेसिस ऑफ द कास्ट लाइक द डिस्टिंक्ट मीन द कल्टिवेटर्स वर हाईली हेटेरोजेनियस ग्रुप। तो ये जो कल्टिवेटर्स होते थे, इनको बहुत रिच माना जाता था, जिनके पास अपनी खुद की लैंड होती थी, है ना, तो उसको प्रिविलेज दी जाती थी। लाइक डिस्पाइट द अबंडेंस ऑफ द कल्टिवेबल लैंड, सर्टेन टास्क, जिनके पास ज़मीन नहीं होती थी वो दूसरों के खेतों में जाकर किसी और तरह का काम किया करते थे। कोई फसलों की कटाई का काम किया करता था, कोई प्लोइंग का काम किया करता था, कोई इरिगेशन का काम किया करता था, कोई वीडिंग्स का काम करते थे, ना, इस तरह की बहुत सारी काम होते थे, राइट। तो लाइक डिस्पाइट द अबंडेंस ऑफ द कल्टिवेबल लैंड, सर्टेन कास्ट ग्रुप असाइन द मैनुअल टास्क। तो कुछ कास्ट के लोगों को कुछ स्पेसिफिक काम के लिए ही उनको हायर किया जाता था, जिसको एक काम दिया जाता था, जिसको सॉइल को टिल्ट करने का, तो उसको कहा जाता था हु टिल्ट द लैंड वॉज नोन एज द मैनुअल और द एग्रीकल्चर लेबर। तो इसको मैनुअल्स और एग्रीकल्चर लेबरर्स कहा जाता था, मतलब इसको मजदूर कहा जाता था, जो सॉइल को टिल्ट करने का काम किया करते थे किसी दूसरे के खेतों में जाकर। उसके बाद मुस्लिम कम्युनिटी में मुस्लिम कम्युनिटी में भी कास्ट होती है, मतलब मुस्लिम कम्युनिटी जो हिंदुओं के साथ मिलकर के रहा करती थी, तो उनको हिंदू लोग पसंद नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि वो मीट वगैरह यूज़ करते थे, वो नॉन वेजिटेरियन थे। तो उनको बोला कि तुम्हें बिल्कुल विलेज से बाहर रहना है, क्योंकि तुम ये जो नॉन वेज खाते हो ना, पकाते हो, तो इसकी स्मेल जो है वो पूरे मोहल्ले में फैल जाती है, तो भाई तुम हमारे धर्म को कहीं ना कहीं भ्रष्ट कर रहे हो, तो तुम जाकर के अलग से रहो। तो इनको क्या कहा जाता था, इनको हलाल खोरम कहा जाता था। दैट मीन्स कि स्कैवेंजर्स, जो कि नॉन वेजिटेरियन होते हैं, जो मीट मच्छी का यूज़ करते हैं, वर हाउ द आउटसाइड ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ द विलेज। तो इनको बाहर रखा गया था। तो इनको देखो ना, कास्ट के आधार पर, जाति के धर्म के आधार पर इनको इनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ये बात करेंगे यहाँ पर
एक और था, ठीक है, एक और था यहाँ पर, बात करते हैं हलाल खुर्रम, और एक और थे मल्ला जादा, ठीक है। एक और मैं बात करती हूँ किसकी, मल्ला जादा की। मल्ला जादा कौन होते थे, बिहार के अंदर मल्ला जादा, ठीक है, मल्ला जादाज होते थे, कहाँ पर, बिहार के अंदर। ये कौन होते थे, मल्ला जादा। मल्ला जादा होते थे, इनको सन ऑफ बोटमैन कहा जाता था, ठीक है। क्या कहा जाता था, मतलब ये स्लेव की कैटेगरी में रखे गए थे, नौकरों दासों की कैटेगरी में इनको रखा जाता था, ठीक है। ये स्लेव्स होते थे, राइट, और इनको सन ऑफ बोटमैन कहा जाता था, सन ऑफ बोटमैन, ठीक है, बिहार के अंदर। क्लियर हो गया, चलिए नेक्स्ट से बात करते हैं। कास्ट इन द वैल्यूज की बात करेंगे हम आगे। देर वॉज अ डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन द कास्ट पॉवर्टी एंड सोशल स्टेटस एट द लोअर स्टार्टा ऑफ द सोसाइटी इन अ मैनुअल फॉर्म इन द 17th सेंचुरी। फ्रॉम द 17th सेंचुरी ये जो मारवाड़ होते हैं, मारवाड़ी होते हैं, राजपूत होते हैं या फिर जाट होते हैं, ये सारे के सारे किसानों की कैटेगरी में थे। धीरे धीरे इनके पास लैंड ज़्यादा होती गई, प्रॉपर्टी ज़्यादा होती गई, और धीरे धीरे इनका जो स्टेटस है वो सोसाइटी के अंदर ऊपर बनता चला गया, राइट। तो इनको बोला जाता है कास्ट और वैल्यूज इन द रूरल सोसाइटी। डिस्टिंक्शन अब ये हो गया आपका। पंचायत एंड द हेडमैन की बात करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपका आता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ पंचायत, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज द रोल ऑफ हेडमैन इन द विलेज कम्युनिटी, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है 8 मार्क में, इसको ध्यान से सुनना। तो पंचायत एंड द हेडमैन की बात करते हुए हम यहाँ पर समझने वाले हैं कि द विलेज पंचायत वॉज एन असेंबली। विलेज पंचायत जो होती थी वो एल्डर, जो एक्सपीरियंस होल्डर्स जो होते थे ना, उनकी अपनी कमेटी होती थी। 5 पंच होते थे, एक सरपंच होता था। तो ये जो एक्सपीरियंस जो लोग होते थे, इन्हीं से ही पंचायत बनाई जाती थी, राइट। और हेडेड बाय द हेडमैन नोन एज द मुकदम और मंडल इनको कहा जाता था। नाउ हेडमैन हेल्ड देयर ऑफिस लॉन्ग। हेडमैन का जो एक टैनर होता था, एक शासन, मतलब कितने से कितने टाइम तक वो अपनी पोस्ट पर बना रहता है, तो ये 5 ईयर्स का हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 5 ईयर्स तक का। तो वो अपने पद पर 5 साल तक वो स्टे कर सकता था। अगर तो वो काम अपना ठीक से कर रहा है तो पब्लिक उसको दोबारा भी क्या कर सकती है, इलेक्ट करके सरपंच बना सकती है। अगर वो काम अपना ठीक से नहीं कर रही थी तो उसके शासनकाल के दौरान ही उसको डिसमिस कर दिया जाता था। तो आपको पता ही है डेमोक्रेसी में लोगों के पास कितनी पावर होती है। पंचायत डिराइव्ड इट्स फंड। पंचायत के पास फंड कहाँ से आता था, किस तरीके से ये गाँव में डेवलपमेंट करती है, तो इसके पास जो फंड आता है स्टेट गवर्नमेंट से आता है, ठीक है। और इसके अलावा जैसे 2 पार्टीज के बीच में झगड़ा हो गया, 2 किसानों के बीच में झगड़ा हो गया, एक को विक्टिम, एक को अपराधी बनाया गया, तो जो अपराधी पार्टी होती है उसको जो है एक जुर्माने के तौर पर, पेनल्टी के तौर पर, ठीक है, वो क्या दिया जाता है, पैसे, जुर्माना लगा दिया जाता है। तुम्हें इतने हज़ार का, तुम्हें इतने लाख का जुर्माना भरना पड़ेगा, तब जाकर तुम ये केस को रफा दफा कर सकते हो। तो जो भी उसके पास फंड आया, ठीक है, उसको पर्टिकुलर इतने को दे करके, और पंचायत खुद अपने पास थोड़ा बहुत रख लिया करती थी। तो ऐसे फंड इकट्ठा होता है पंचायत के पास, और इसी फंड से वो विलेज की डेवलपमेंट में उसको यूज़ करती है, ठीक है। और साथ साथ में जो आपने देखा होगा विलेज फेयर्स लगते हैं ना, गांव में मेले वगैरह लगते हैं, वहाँ पर स्टॉल लगती हैं, तो पंचायत उनसे भी पैसे लेती है एडवांस में। एक स्टॉल मैन ने मान लो उनको 1000 रुपीज़ दे दिए। अब वो 1000 रुपीज़ दे करके सुबह से शाम तक वो अपनी शॉप वहाँ पर लगाएगा, तो चाहे वो 5000 रुपीज़ उसमें अर्न करो, चाहे वो 10,000 करो, चाहे वो 2000 करो, तो बाकी का ऊपर का वो सारा का सारा उसका अपना। लेकिन दुकान लगाना है तुम्हें वहाँ पर, इसके लिए तुम्हें हमें पैसे देने पड़ेंगे। तो इस तरह से पंचायत के पास फंड आता है, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे पंचायत एंड द हेडमैन। वन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द पंचायत। अब वो तो पंचायत का था, अब यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द पंचायत वॉज टू एंश्योर दैट द कास्ट बाउंड्री, और साथ साथ में ये कास्ट बाउंड्री को लेकर के, मान लो किसी भी झगड़ा हो जाता था कास्ट को लेकर के, है ना। मान लो लड़का लड़की जो है वो पहले तो इसको जो शादी होती थी, लव मैरिज होती थी, इसको बहुत बुरा माना जाता था। लड़का लड़की भाग गए, अब उस पर भी केस हो जाता था इस तरीके से, है ना। तो उनके पेरेंट्स को, जैसे कोई उनको वो करता था, डिफेंड करता था, तो उनके पेरेंट्स को बोला जाता था तुम इनको डिफेंड कर रहे हो तो तुम इनके साथ गांव छोड़कर जा सकते हो, तो उनको बहिष्कृत किया जाता था। तो इस तरह की पंचायत के ये काम होते थे, तो ये आप सारा का सारा लिख सकते हो। इन एडिशन द विलेज पंचायत ईच कास्ट ऑफ द जाति। तो पंचायत जो होती थी वो हर एक कास्ट की अपनी एक जाति पंचायत होती थी, जिसमें जाति से रिलेटेड कोई भी इशू होता था उसको सॉल्व किया जाता था, ठीक है। नाउ विलेज आर्टिशंस की बात करते हैं। अब विलेज के अंदर हर कोई कल्टीवेशन नहीं, हर कोई फार्मिंग नहीं करता था, हर कोई जो है वो फार्मर नहीं था, अलग अलग तरह के भी टास्क किए जाते थे। अब किसी के पास मान लो ज़मीन नहीं है
तो हर कोई किसी ना किसी के खेतों में काम करता रहेगा, ऐसा भी ज़रूरी नहीं था। वो लोग अलग तरह के टास्क किया करते थे, जैसे पॉट मेकिंग का, जैसे मूर्तियाँ बनाने का, जैसे घर में जो फ्री टाइम होता था तो फीमेल क्या करती थी, घर की औरतें होती थी तो वो जैसे चटाई वटाई बनाने का, मैट वगैरह बनाने का, कॉट वगैरह बनाने का काम किया करती थी। तो ये उनकी साइड इनकम होती थी, राइट। तो डिस्टिंक्शंस अबाउट द आर्टिशंस एंड द पीजेंट इन द विलेज सोसाइटी वाज फ्लूइड वन, as many groups perform the task of the both cultivators of the many families। अब मान लो किसी को, ये पॉट मेकर है ना, पॉट मेकर पॉट मेकिंग का काम कर रहा है, राइट। तो अब मान लो मेरे पास अनाज है, मेरे पास प्रॉपर्टी है, मेरे पास लैंड है, ठीक है, बहुत सारा अनाज निकला, मुझे क्या चाहिए, मुझे एक पॉट चाहिए, मुझे एक मटका चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, इस पॉट मेकर को, है ना, क्या करूँगी, मैं अनाज दे दूँगी, भाई तुम ये 2 किलो अनाज लो या 5 किलो अनाज लो और बदले में मुझे ये मटका दे दो, राइट। तो पहले बार्टर सिस्टम चलता था, तो इसको अनाज की जरूरत थी और मुझे मटके की जरूरत थी, तो मैंने इसका काम चला, इसने मेरा काम चला दिया, तो ये बार्टर सिस्टम होता था, राइट। और इस तरह के बहुत सारे मैनुअल टास्क होते थे। किसी को मान लो अगर कॉट लेनी है तो ये, किसी को चौकी लेनी है, चौकी समझते हो ना, जो गाँव में बैठने के लिए यूज़ की जाती थी, किसी को मैट चाहिए, तो ये लोग भी तो ऐसे काम किया करते थे जिससे इनका भी काम चलता था। अब इनके जगह पर इनको अनाज दे दिया जाता था, तो एक दूसरे का काम गांव में इस तरीके से चलता था, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास विलेज आर्टिशन, लिटिल रिपब्लिक। अब ये विलेज को लिटिल रिपब्लिक क्यों बोला गया है? लिटिल रिपब्लिक इसलिए बोला गया है क्योंकि देखो, एक तरीके से पंचायत जो है वो सरकार का काम, सरकार का बर्डन बहुत कम करती है। अगर छोटे छोटे झगड़ों को लेकर अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाया जाए तो उनका तो नंबर ही नहीं आएगा, कितने कितने साल लग जाते हैं। तो पंचायत उनके झगड़ों का निपटारा तो करती है, साथ साथ में विलेज के डेवलपमेंट का काम भी करती हैं, तो इसीलिए इनको लिटिल रिपब्लिक कहा गया, लिटिल रिपब्लिक कहा गया। ब्रिटिश ऑफिसर्स इन द 19th सेंचुरी सॉ द विलेज एज अ लिटिल रिपब्लिक मेड अप द फ्रेटर्नल पार्टनर्स शेयरिंग रिसोर्सेज लेबर इन द कलेक्टिवली। तो ये जो विलेजर्स होते हैं, ये एक दूसरे का काम आपस में चला लेते हैं, किसी को कुछ चाहिए, बदले में उसने उसको वो दे दिया, उसने उसको वो दे दिया। तो इनके अपने रूल रेगुलेशंस हैं, ये अपने तरीके, अपने तौर तरीके, अपने रूल रेगुलेशंस ये खुद ही बनाती है, इसलिए इसको एक लिटिल रिपब्लिक कहा गया है। ग्रुप ऑफ द पावरफुल इंडिविजुअल, इसके अलावा विलेज के अंदर कुछ पावरफुल ग्रुप भी होता है कुछ लोगों का, है ना, जो कि वीकर सेक्शन को एक्सप्लॉइट करती है। जैसे बड़े बड़े जमींदार वगैरह होते थे, उनके पास लैंड बहुत होती थी, तो इस सिचुएशन में वो क्या करते थे, वीकर सेक्शन को एक्सप्लॉइट करते थे, है ना, उनसे काम ज़्यादा करवाना, उनको पैसे कम देना, उनको खाना कम देना वगैरह वगैरह, अनाज कम देना, इस तरीके से, राइट। एक्सप्लॉइटेड लाइक द वीकर सेक्शन हैड अथॉरिटी टू द डिस्पेंस ऑफ द जस्टिस। तो दी 17th सेंचुरी फ्रेंच ट्रैवलर, अब एक 17th सेंचुरी में फ्रेंच ट्रैवलर आता है जिसका नाम था जीन बैप्टिस्ट टैमरियर, जो हम चैप्टर 5 में पढ़ चुके हैं। तो ये क्यों आया था इंडिया में? ये हीरे जवाहरातों की चोरी करने के लिए, मतलब उसकी डीलिंग करने के लिए, है ना। तो इंडिया में 6 टाइम आता है, राइट। तो इट रिमार्केबल दैट इन इंडिया अ विलेज मस्ट बी वेरी, ये इंडिया के विलेज ना बहुत छोटे होते अगर इसके अंदर कोई बैंकर नहीं होता, अगर इसके अंदर कोई शरॉफ ना होता, तो यही बहुत छोटे हो जाते। लेकिन ये हर काम को जो है विलेज के अंदर ही रिजॉल्व कर लेते हैं, है ना, इनको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो धीरे धीरे ये एक्सटेंड होते चले गए, मतलब ये अपने काम के लिए, मतलब इनका जो एक एरिया है ना, पर्टिकुलर एरिया के अंदर, उसी में ही लोग आपस में इस तरह के कामों को एक दूसरे की हेल्प के लिए या एक दूसरे के लिए सॉल्व कर दिया करते थे। और सबसे बड़ा काम ये होता था, ये किसका होता था? शरॉफ का होता था। शरॉफ कौन होता है? ये होता है मनी एक्सचेंजर होता है। तो मनी चेंजर का मतलब होता है, जैसे मान लो मेरे पास बहुत सारा अनाज हुआ है, तो मैंने किसी पर्टिकुलर को दिया, तो उसने मेरे को क्या कर दिया? पैसे दे दिए, है ना। और जैसे किसी के घर में शादी होती है, अब उसको शादी के लिए गोल्ड वगैरह चाहिए, तो वो क्या करते थे? गोल्ड को गिरवी रख के और उससे पैसे ले लिया करते थे। तो ये मनी एक्सचेंजर होता था, जैसे बैंकर्स काम करते हैं ना, इसी तरीके से विलेज एरिया के अंदर, विलेज के अंदर ये शरॉफ जो है वो एक बैंकर्स की तरह से काम करते थे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द रोल ऑफ द वुमेन इन अग्रेरियन सोसाइटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना समझना। विमेन एंड मैन हैड टू वर्क शोल्डर टू शोल्डर। मैन और विमेन दोनों कंधे से कंधा मिलाकर काम किया करते थे, 50-50% का काम किया करते थे, आधा वो करते थे, आधा वो करते थे। इसी से ही एक कंप्लीट काम बनाया जाता था। जैसे अगर जो किसान है, अगर वो सॉइल को टिल्ट करने का काम कर रहा है, तो उस पर सीड्स को सॉ करने का काम में कौन करती थी? विमेन करती थी। और अगर वो इरिगेशन का काम कर रहा है, तो उसमें वीडिंग का काम विमेन किया करती थी। जब फसल पक जाती थी, दोनों मिलकर उसकी हार्वेस्टिंग करते थे। वो उसको सेल करने के लिए जाता था, तो पीछे उसका ऑफिस होल्ड करना, है ना, घर की देखभाल करना, है ना,
तो ये सारा विमेन किया करती थी। और सबसे बड़ी बात, इनको चाइल्ड बियरर कहा गया था, इसीलिए इन सभी कामों की वजह से सोसाइटी के अंदर, अग्रेरियन सोसाइटी के अंदर विमेन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती थी। आर्टिशनल टास्क सच एज द, इसके अलावा कुछ और भी टास्क होते थे। ये तो मैंने एग्रीकल्चर का एग्जांपल दिया, जैसे कि पॉट मेकर है, पॉट मेकिंग का काम करता है, तो मिट्टी को गूंथने का काम, मटके को पकाने का काम, उस पर रंग रोगन, उस पर डिज़ाइन करने का काम, है ना, तो इस तरह का के काम में भी इन्वॉल्व होती थी। तो कोई भी काम हो, कोई भी टास्क हो, उसमें 50-50% की भागीदारी होती थी विमेन की। इसके अलावा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इनको इस बात के लिए दी जाती थी कि वो चाइल्ड बियरर्स होते थे। चाइल्ड बियरर्स का मतलब होता है बच्चे पैदा करने वाली। तो ये जब बच्चे पैदा करके सोसाइटी को लेबर देगी, वर्कर्स देगी, तो इससे सोसाइटी में वर्कर्स बढ़ेंगे, वर्कर्स काम करेंगे तो डेवलपमेंट बढ़ेगी, इसलिए इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। सोसाइटी अबंडेंट द लेबर, डिपेंडेंट ऑन द लेबर, क्योंकि डिपेंड करती थी लेबर पर ही डिपेंड करती थी ये अग्रेरियन सोसाइटी कि ज़्यादा लेबर होंगे तभी जाकर ज़्यादा काम प्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पर आता है हमारे पास फॉरेस्ट एंड द ट्राइब। फॉरेस्ट और ट्राइब की बात करते हैं। अपार्ट फ्रॉम द इंटेंसिवली, अब हमने क्या देखा, हमने विलेज एरिया के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, विलेज कम्युनिटी के बारे में पढ़ लिया। अब व्हाट अबाउट द फॉरेस्ट एरिया, तो फॉरेस्ट में क्या होती थी, ट्राइब्स होती थी। मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था किसका, भील ट्राइब का। किसका एग्जाम्पल दिया था मैंने, भील ट्राइब का। अपार्ट फ्रॉम द इंटेंसिवली कल्टिवेशन लैंड, इंडिया हैज़ अ ह्यूज स्वाथ ऑफ द फॉरेस्ट। तो यहाँ प्लेन एरिया, ये जितने तरह के हमने लैंड के टाइप पढ़े, तो उसमें एक लैंड का टाइप आता है कौन सा, फॉरेस्ट्री एरिया वाला। तो जहाँ पर फॉरेस्ट ड्वेलर रहते थे, जिसको जंगल कहा जाता था, स्कबर द खरबंदी एग्जिस्टेस ऑल ओवर द ईस्टर्न इंडिया। तो इंडिया का एक बहुत बड़ा पार्ट जंगल में मेंशन, मतलब एक फॉरेस्ट्री एरिया है ना। तो लाइक द नदर्न इंडिया इंक्लूडिंग द तराई एंड द इंडो नेपाल बॉर्डर, ये पूरा का पूरा एरिया आपका फॉरेस्ट्री एरिया है। झारखंड है, और इन द पेनिनसुलर इंडिया डाउन टू द वेस्टर्न घाट एंड द डेक्कन प्लेट्यू, ये सारा का सारा जो आप देख रहे हो ना, मतलब मैक्सिमम पार्ट जो है ये फॉरेस्ट्री एरिया है। तो फॉरेस्ट में फॉरेस्ट ड्वेलर रहते हैं, वो टर्म्ड एज द जंगली, तो इनको एक जंगली कहकर बुलाया जाता है। जो जंगल में रहते हैं उनको जंगली कहेंगे, लेकिन आमतौर पर हम क्या करते हैं, हम नॉर्मली बोल देते हैं यार तो कैसे जंगलियों की तरह बिहेव कर रहा है। तो वो जंगली का मतलब ये नहीं होता जिसको सेंस नहीं होती है। एक्चुअल में जंगली उस टर्म का नाम है जो कि जंगल में रहने वाले लोगों को दिया गया है। ठीक है, तो ये लोग क्या करते थे, ये हंटिंग और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर किया करते थे। हंटिंग का मतलब शिकार करना, और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का मतलब होता है थोड़े टाइम यहाँ रुके, यहाँ पर एग्रीकल्चर किया, तो यहाँ सोइल की फर्टिलिटी जैसे जैसे कम होने लगी, तो इन्होंने अपने आप को दूसरी जगह जा करके ये कल्टीवेशन करने लगे। तो इसी को क्या कहा जाता है, शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहा जाता है। इसी को ही स्प्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन कहा जाता है ना। जो स्टेम होती है उसको जला देते हैं, और जलाने के बाद जो उसकी राख होती है उसको धरती में गिरा हुआ छोड़ देते हैं। उस ऐश के अंदर, राख के अंदर पोटैश ज़्यादा पाई जाती है, और पोटैश किसी भी प्लांट को ग्रो करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, ये पूरा आ जाएगा। रेगुलर जो है वो हंटिंग एक्सपीडिशंस एनेबल द एम्परर्स टू ट्रेवलर द ग्रोथ। तो हंटिंग का राजाओं को जो है वो शिकार वगैरह का बहुत शौक होता था, तो ये शिकार वगैरह के लिए भी जंगलों की तरफ जाते रहते थे, और जंगलों पर कहीं से कोई भी अटैक कर सकता था। इसीलिए आर्मी में एलिफेंट्स वगैरह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी, हॉर्स और एनिमल्स वगैरह की, है ना, हॉर्स और एलिफेंट वगैरह की। तो ये लोग, जंगल के लोग क्या करते थे, ये राजा को पेशकश के तौर पर ये एलिफेंट क्या करते थे, अपनी तरफ से एलिफेंट उनको दिया करते थे पेशकश के तौर पर, है ना, कि राजा को ये आर्मी में काम आएंगे। तो राजा उन फॉरेस्ट ड्वेलर से खुश होते थे, और फॉरेस्ट ड्वेलर राजा के काम करके खुश होते थे। राजा को कभी कभी फ्रूट्स वगैरह दिया है ना, तो आपने बहुत सारी कहानियों में सुना होगा। तो इस तरीके से इनका जो है जो ट्राइब्स होती थी, इनका भी काम चलता रहता था, जो फॉरेस्ट एक्टिविटीज़ पर डिपेंड होते थे सारे के सारे। नेक्स्ट अब बात करते हैं क्या, नेक्स्ट अब बात करते हैं जमींदार की। What is the role of the zamindar in the agrarian society? Zamindar were class of the people in the countryside that lived off the agriculture. हालांकि ये एग्रीकल्चर से बहुत परे थे, सिर्फ इनके पास ज़मीन थी। ये खुद तो कल्टीवेशन करते नहीं थे, खुद कल्टीवेशन करते तो इतना मोटा पेट थोड़ी ना होता। मोटा पेट सड़क पर लेट, आई गाड़ी फट गया पेट, है ना। तो ये इतने मोटे मोटे पेट नहीं होते। कहने का मतलब ये, इनका जो शरीर देख रहे हो ना, अगर ये काम करते हैं तो इनकी थोड़ी सी कसरत वसरत हो जाती है, और ये पतले पतले से होते हैं ना, मतलब स्लिम ट्रिम होते हैं, अच्छे होते हैं। तो खैर, मजाक की बात ये, द जमींदार वर क्लास ऑफ द पीपल इन द कंट्री साइड लिव्ड ऑफ द एग्रीकल्चर बट डिड नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन द प्रोसेस ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। दे वर लैंडेड द प्रॉपर्टी हु आर एंजॉय द सर्टेन सोशल इकोनॉमिक प्रिविलेज। ये
विलेज के अंदर सबसे ऊपर की कैटेगरी में इनको रखा जाता था। देखो क्यों रखा जाता था, क्योंकि इनकी जाति बहुत सबसे ऊंची होती थी, है ना। ये गांव के हेड होते थे, गांव के मुखिया होते थे, ठीक है, और इनके पास प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती थी, इनके पास पैसा बहुत ज़्यादा था। इन्हीं सब रीज़नों की वजह से इनको विलेज एरिया के अंदर, विलेज के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। एक बार जमींदार ने कह दिया पत्थर की लकीर होती थी, है ना। जमींदार से लोग, विलेजर जो है वो कांपते भी थे, थर्राते भी थे, डरते भी थे, है ना। अगर ऐसा कर दिया तो जमींदार हमें छोड़ेगा नहीं, तो भाई जाहिर सी बात है कि ये काम कर दो। तो जमींदार इस तरीके से प्रिविलेज्ड होते थे। लैंड रेवेन्यू सिस्टम, और इसके अलावा अगर आप इसमें पॉइंट और मेंशन कर सकते हो तो आप इसको कर सकते हो, जैसे कि ये सारे के सारे पॉइंट लिख करके आप कह सकते हो कि ये जो है वो मुगल एम्परर्स की तरफ से जो है एक कॉन्ट्रैक्टर बनाए गए थे कि तुम्हें जो है ज़मीनों पर ज़्यादा कल्टीवेशन करानी है, क्योंकि मुगल्स का भी फ़ायदा होता था ज़मींदार को लेकर के, है ना। और साथ साथ में ये सरकार का बर्डन कम करते थे, इनको जो है अच्छी तरीके से देखभाल करने के लिए राजा की तरफ से इनको हेल्प दी जाती थी। तो कहने का मतलब ये प्रिविलेज थे उस टाइम में, राइट। नाउ जमींदार पे अब हम आगे की बात करते हैं, तो यहाँ पर लैंड रेवेन्यू सिस्टम की बात करते हैं। अब जब अगेरियन सोसाइटी में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जिसमें जमींदार भी इन्वॉल्व होगा, तो जाहिर सी बात है जिसके पास जितनी ज़मीन होगी तो रेवेन्यू उतना उससे कलेक्ट किया जाएगा। तो रेवेन्यू फ्रॉम लैंड वाज इकोनॉमिक मेनस्टे वाज मुगल एम्पायर। तो सबसे ज़्यादा उनकी इकोनॉमिक का सोर्स जो था ना, सबसे ज़्यादा उनके पास इनकम का सोर्स जो था, तो वो था एग्रीकल्चर, ठीक है, रेवेन्यू से। तो एग्रीकल्चर होगा तो ये किसानों से रेवेन्यू लेंगे और इसी से उनकी अर्निंग होती थी। दिस अपार्टस इंक्लूडिंग द ऑफिस। अब ये सारा रेवेन्यू कलेक्शन किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, कितना बचा कितना गया, ये सारा रिकॉर्ड जो रखते थे ये अपने एक दफ्तर में रखते थे। और दफ्तर को क्या कहा जाता था, ऑफिस, ठीक है, ऑफिस को क्या कहा जाता था, दफ्तर कहा जाता था। और ये रिकॉर्ड रखने वाले पर्सन को दीवान कहा जाता था। वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सुपरवाइजिंग फिस्कल सिस्टम ऑफ द एम्पायर। फिस्कल सिस्टम क्या होता है, जो भी लेना देने का हिसाब किताब होता था पूरे राज्य का, तो वो ये दीवान रखता था। और ये दीवान कहाँ बैठता था, इसका एक ऑफिस होता था जिसको दफ्तर कहा जाता था। द लैंड रेवेन्यू अरेंजमेंट कंसेप्ट। तो लैंड रेवेन्यू ना दो तरीके से लिया जाता था, एक होता था असेसमेंट और दूसरा होता था एक्चुअल लैंड। अब ये हम ध्यान से समझेंगे, असेसमेंट और एक्चुअल कलेक्शन किसको बोला जाता है। असेसमेंट का मतलब होता है कि मान लो जमींदार के पास 20 एकड़ ज़मीन है, ठीक है, अब वो कोई उसको लीज पर दे रहा है, राइट। किसी किसान के पास 2 एकड़ ज़मीन है, तो उसके अंदाजे के बेस पर भाई इसके इतने 2 एकड़ ज़मीन में इतनी उपज हो सकती है। तो जस्ट उन्होंने सोचा और सोच करके उसके ऊपर क्या कर दिया, रेवेन्यू इम्पोज कर दिया कि भाई इतना ये दे सकता है। तो अभी उसने सोचा और सोच करके उसको इम्पोज कर दिया, लेकिन एक्चुअल में जो वसूलना होता है, उनसे लेना होता है, वो एक्चुअल होता है। मतलब जो सोच करके डिसाइड किया, अजप्शन किया, अंदाजे से लगा कि भाई हाँ इतना इसकी में फसल हो सकती है और इतना हम इससे रेवेन्यू ले सकते हैं, वो होता है असेसमेंट। और जो एक्चुअल उससे वसूलना होता है कि इतना तुमने देना है, तो वो होता है एक्चुअल यानी कि हासिल। तो इसको जामा और हासिल भी कहा जाता है। इसके अलावा फ्लो ऑफ सिल्वर में हम क्या करेंगे कि एक पर्सन थे, ट्रैवलर थे, जिसका नाम था जियोवानी कैरेरी। तो जियोवानी कैरेरी जो है वो इंडिया में 1690 में आता है और ये कहता है कि इंडिया की इकॉनमी कैसे स्ट्रॉन्ग है। इंडिया की इकॉनमी जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ रहा था इंडिया के अंदर, और इंडिया नई नई जो है ये वोयाजेस के थ्रू नई नई डिस्कवरीज को, एरियाज को डिस्कवर किया जा रहा था। इससे ट्रेडिंग रिलेशंस बढ़ रहे थे, आपस में कंट्री के ट्रेडिंग रिलेशंस बढ़ रहे थे, और इंडिया के ट्रेडिंग रिलेशंस बाकी के कंट्री के साथ भी धीरे धीरे बढ़ रहे थे। तो बाकी की कंट्री इंडिया को सिल्वर दिया करती थी, इंडिया उनको ग्रेन सप्लाई करता था, तो बाकी की कंट्री उनको क्या करती थी, जिनमें सिल्वर माइंस काफ़ी थी, चांदी की खानें थी, तो वो उनके पास जो चीज़ ज़्यादा होगी वही तो देंगे ना। तो ये क्या करते थे, इंडिया को ये सिल्वर दिया करते थे। तो जैसे मिंग हो गया, सफाविद ईरान हो गया, ऑटोमन एम्पायर जिनको टर्की कहा जाता है, तो इन के साथ में इंडिया के ट्रेड रिलेशंस थे, ठीक है। और ये इंडिया का ट्रेड जो है वो बहुत दूर दूर तक एक्सपेंड हो जाता है, राइट। दूर दूर तक एक्सपेंड होने की वजह से ही क्या किया जाता है, इंडिया के पास सिल्वर हो जाती है। और इसी सिल्वर की वजह से इंडिया में मुगल एम्पायर के दौरान सिल्वर कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है, सिल्वर कॉइन्स बनाए जाते हैं। मतलब इंडिया के पास इतनी ज़्यादा सिल्वर हो गई थी, अब सिल्वर को यूज़ करना था, इसीलिए मुगल एम्परर ने अपने शासनकाल में सिल्वर कॉइन्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास
आईने अकबरी ऑफ अबू फजल अलामी। अब हम आईने अकबरी की बात करते हैं। आईने अकबरी इज द कंपाइलेशन ऑफ इम्पेरियल रेगुलेशंस एंड अ गैजेटर ऑफ द एम्पायर। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द। तो ये पूरी की पूरी जो भी हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा, ये हमें कहाँ से पता चला? ज़्यादातर हमें पता चला आईने अकबरी से, और आईने अकबरी को अबू फजल ने लिखा था। तो आईने अकबरी कंपाइलेशन इम्पेरियल रेगुलेशंस एंड द गैजेटर ऑफ द, इस एम्पायर को जानने के लिए ये आईने अकबरी एक गैजेट की तरह से हमें हेल्प करती है। ये इसको कंप्लीट किया गया था 1598 के अंदर। आईने अकबरी में अगेरियन सोसाइटी के अलावा हमें किन किन चीज़ों के बारे में पता चलता है? हमें कोर्ट के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कोर्ट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड द आर्मी, सोर्सेज ऑफ द रेवेन्यू एंड द फिजिकल लेआउट ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ द अकबर्स एम्पायर एंड द लिटरली कल्चर एंड द रिलीजियस ट्रेडिशन ऑफ द पीपल। ये सब कुछ हमें आईने अकबरी के अंदर मेंशन हुआ मिला है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये हिंदी में है, अब इंग्लिश में। आईने अकबरी जो कि अकबरनामा की थर्ड बुक थी। ठीक है, तो अकबरनामा की तीन, मतलब वैसे तो अकबरनामा के कितने ड्राफ्ट थे? अकबरनामा के 3 ड्राफ्ट थे। अगर तो क्वेश्चन आए, 2 में कंफ्यूजन होगी, अकबरनामा, ठीक है, ये हो गया आपका अकबरनामा और ये हो गया आपका आइन ए अकबरी। ठीक है, अकबरनामा के 3 पार्ट्स थे, अकबरनामा के 3 पार्ट्स थे और आईने अकबरी के 5 पार्ट्स थे। ठीक है, आईने अकबरी के 5 पार्ट्स थे। ठीक है, और इसका थर्ड पार्ट जो था वो था आईने अकबरी। क्लियर? तो कंफ्यूज मत होना। आईने अकबरी के यहाँ पर 3 पार्ट्स के बारे में हमारी बुक में दिया हुआ है, मंजिल आबादी, सिपा आबादी, मुल्क आबादी। मंजिल जो आबादी थी वो हाउस होल्ड के बारे में, अकबर के हाउस होल्ड का मतलब घरेलू लाइफ के बारे में। ठीक है, सिपा आबादी ये आर्मी से रिलेटेड थी और मुल्क आबादी ये स्टेट से। ठीक है, स्टेट से। ठीक है, स्टेट फिस्कल हम कह सकते हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा इसमें डिफाइन किया गया था। ठीक है, स्टेट के बारे में बताया गया था, राइट। फोर्थ जो थी वो अकबर के रिलीजियस मैटर से, है ना, अकबर के मतलब हम कह सकते हैं कि रिलीजियस और कल्चर के बारे में थी, है ना। और फिफ्थ जो थी वो अकबर की एक्चुअल सेइंग थी। तो ये 5 बुक थी किसकी? आईने अकबरी की, राइट। तो पूरा का पूरा ये बताया गया है। ठीक है, ये था हमारा आज का पूरा टॉपिक। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। और इसके अलावा अकबर के शासनकाल में थोड़ा सा मैं और बता देती हूँ यहाँ पर डिफाइन करके। इसके अलावा अकबर के शासनकाल में क्या किया जाता था? क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड, ये और बता देती हूँ, है ना। एक टॉपिक छूट गया तो मैं इसको लिख करके बता देती हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड, ठीक है। अकबर के रीजन में लैंड को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया था? तो इसमें 4 टाइप्स बताए गए हैं। इसमें 4 टाइप्स बताए गए हैं। तो पहला क्या था? पहला था आपका पोलाज। क्या था पहला? पोलाज। पोलाज क्या होता है? जिसमें एनुअली कल्टीवेशन होती थी। ठीक है, एनुअली कल्टीवेशन होती थी, एक के बाद ज़मीन को फ्री नहीं छोड़ा जाता था इसमें। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? परोती। दूसरा क्या हो जाएगा? परोती, जिसमें लैंड को 5 to 6 मंथ्स के लिए, ठीक है, जिसमें लैंड को 5 to 6 मंथ्स के लिए फ्री छोड़ा जाता था। ठीक है, लैंड को फ्री छोड़ा जाता था। ठीक है, उसके बाद होता है आपका चाचर। ठीक है, क्या होता है? चाचर। चाचर में लैंड को 3 to 4 ईयर्स के लिए, ठीक है, 3 to 4 ईयर्स के लिए लैंड को फ्री छोड़ा जाता था। ठीक है, इसी तरीके से लास्ट में आएगा आपका बंजर। ये अनकल्टिवेटेड लैंड होती थी। ठीक है, अनकल्टिवेटेड लैंड होती थी जिसको 5 ईयर्स और मोर देन 5 ईयर्स फ्री छोड़ा जाता था। ठीक है, तो ये लैंड क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक है, इसी तरीके से क्या होता था? इसी तरीके से कुछ यहाँ पर शेयर के बारे में भी बताया गया है। शेयर का मतलब होता है क्या? शेयर का मतलब होता है कि जैसे फसल को जब मतलब ये क्या होती थी, बहुत सारे जो फार्मर्स होते थे वो कल्टीवेशन किया करते थे, कलेक्टिव फार्मिंग होती थी, तो उसमें जो प्रोड्यूस निकलता था ना, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो निकलता था,
तो उसमें क्या करते थे, आपस में ये बांट लिया करते थे। लेकिन ये बटाई कैसे होती थी, खेत बटाई क्या होता था, उसको किस तरीके से पूरा का पूरा इसमें बताया गया है। तो पहला इसमें क्या होता था, इसको कैश और काइंड कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, कैश और काइंड कहा जाता है। कैश और काइंड किस तरीके से वो रेवेन्यू को कलेक्ट किया करते थे, कैश में करते थे या फिर किसी और तरीके से। तो इसमें सबसे पहला आता है क्या, पहले आता है कनकूट। पहले क्या आता है, कनकूट। कनकूट का मतलब क्या होता है, कन का मतलब होता है, कन का मतलब होता है क्या, कन का मतलब होता है ग्रेन, ठीक है, और कूट का मतलब होता है बस 5 मिनट, ठीक है, और कूट का मतलब होता है एस्टिमेट। ठीक है, तो इसमें क्या होता था, कनकूट में, ये आपका कैश और उसमें काइंड में है। तो कनकूट का मतलब होता है कि जिसमें, इसमें जो भी मतलब लैंड होती थी ना, तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता था। जैसे कि लैंड होती थी ना, तो इस लैंड को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता था। एक होता था गुड, एक होता था एवरेज, एक होता था बैड। ठीक है, तो ये हो गया गुड हो गया, ये हो गया आपका एवरेज हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपका बैड, राइट। तो उसमें इस हिसाब से क्या किया जाता था, रेवेन्यू को असिस्ट किया जाता था। गुड में इतना हो सकता है, मतलब आपने खुद देखा होगा कि जो जहाँ पर खेत वगैरह होते हैं, तो उसमें एक पार्ट ऐसा होता है जहाँ पर बहुत अच्छी फसल होती है, एक होता है जहाँ पर बीज तो देखो हर जगह हमने बोए, लेकिन कहीं कहीं पर फसल जो प्लांट होते हैं बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, कहीं पर बिल्कुल ही नहीं करते, बिल्कुल प्लेन होती है, और कहीं पर ठीक ठाक से, कहीं पर गैप में हो जाती है। तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता था। जो हमारे पास नेक्स्ट आता है वो होता है आपका बटाई, है ना। वो क्या होता है आपका बटाई, एक होता है बटाई, एक होता है आपका कनकूट होता है, और तीसरा क्या होता है आपका, 4 तरह के होते हैं ना, 4 टाइप्स के होते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा आपका बटाई। बटाई का मतलब क्या होता है बच्चा, बटाई का मतलब होता है आप में कि सीड्स को 100 कर, जैसे मान लो कि खेत में पूरी तरीके से क्या कर लिया, सीड्स को 100 कर दिया, मतलब कि प्लोइंग वगैरह कर दी है ना, सीड्स को 100 कर दिया और कल्टीवेशन कर ली। फिर जो उसमें शेयर होता है, तो वो शेयर को डिवाइड कर दिया जाता है ना, उस शेयर को डिवाइड कर दिया जाता है। तो इसको कहा जाता है, ये पूरा एक खेत है, ठीक है, लैंड है, इसमें कल्टीवेशन हो गई, प्रोड्यूस निकल गया, उस प्रोड्यूस को क्या किया जाता है, बांट दिया जाता है। लेकिन ये जो बटाई होती थी, ये किसी स्पेशल इंस्पेक्टर की देखरेख में होती थी, ठीक है, इंस्पेक्टर की देखरेख में होती थी, मतलब कोई हेड होगा, उसी के बीच में क्या किया जाएगा, इस तरह की बटाई होगी। बहुत सारे फैमिलीज एक ही लैंड के अंदर काम किया करती थी, जितना प्रोडक्शन निकला अब उनको बांटना भी तो होगा, तो वो बटाई होती है, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा आपका खेत बटाई। तीसरा क्या हो जाएगा आपका, खेत बटाई। अब ये खेत बटाई, अच्छा, इसी को क्या कहते हैं, भौली भी कहा जाता है, ठीक है, खेत बटाई हो गया। तो खेत बटाई में क्या होता है कि सीड्स को 100 करने के बाद, सीड्स को 100 कर दिए, और वो जो पर्टिकुलर फैमिली होती थी, मान लो 5 फैमिली है, 10 फैमिली है, उनको बोला जाता था बताओ तुम्हें तो कौन सा हिस्सा लेना है, तुम्हें कौन सा हिस्सा लेना है, तुम्हें कौन सा हिस्सा लेना है। वो होता था आपका खेत बटाई। नेक्स्ट होता था आपका लांग बटाई। नेक्स्ट होता था आपका लांग बटाई। लांग बटाई का मतलब क्या होता है, लांग बटाई का मतलब होता है जितना भी उस पर्टिकुलर लैंड के अंदर जितना भी प्रोड्यूस निकला, उन प्रोड्यूस को अपने अपने हिस्सों के थ्रू जो है वो ढेरी बना दी जाती थी। मतलब जितना भी प्रोड्यूस निकला, वो जितना भी अनाज निकला, तो सभी उस अनाज को इकट्ठा करके और उनकी क्या बना दी जाती थी, हीप्स बना दी जाती थी, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हीप बना दी जाती थी, ढेरी बना दी जाती थी। और जितने लोग उसमें काम किया करते थे, अपने अपने हिस्से, अपने अपने हीप को लेकर के, अपने अपने शेयर को लेकर के अपने घर चले जाते थे। तो ये इस तरह के 4 होते थे। तो कौन कौन से हो गया, कनकूट हो गया, ठीक है, और सेकेंडली क्या हो गया, सेकेंडली हो गया बटाई हो गया। अच्छा, इस बटाई को मैंने कहा ना भौली भी कहा जाता है, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, भौली, राइट। कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको भौली कहा जाता है। फिर हो गया आपका खेत बटाई, और फिर हो गया आपका लांग बटाई। एम आई क्लियर नाउ, एम आई क्लियर नाउ। ये आफ्टर कटिंग होता है, ठीक है, ये क्या होता है, ये आफ्टर कटिंग होता है, और ये बिफोर सीड सॉ, ठीक है, ये बिफोर सीड सॉ होता है, ठीक है। चलिए, तो ये था बच्चा आज का हमारा
चैप्टर। आई होप आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी, और अगर अच्छी लगी है वीडियो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, ठीक है, अब आपके लिए एक क्वेश्चन है कि अकबर का रीजन कब से कब तक था? रीजन ऑफ अकबर, अकबर का शासनकाल कब से कब तक था? ये क्वेश्चन मुझे आप, क्योंकि पूरा का पूरा ये अकबर के शासनकाल पर बेस्ड है ना, तो आपको पता होना चाहिए अकबर का शासनकाल कब से कब तक था, ठीक है। और इसके अलावा सीयूटी का एग्जाम बच्चे आने वाला है, और सीयूटी का एग्जाम इस बार बहुत बहुत बड़े लेवल पर बच्चे देने वाले हैं, क्योंकि कंपैरेटिव टू लास्ट अगर मैं ईयर्स की बात करूं तो अब मतलब ईयर बाय ईयर कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है। और यहाँ पर आपने देखा होगा कि क्लास 12th का और आपका सीयूटी का सिलेबस सेम हो गया बिल्कुल, जो आपका क्लास 12th में आपने पढ़ा वही, लेकिन इससे कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ गया है। अब यहाँ पर नंबरों को लेकर मारामारी रहेगी, उस सीट को पाने के लिए बच्चे जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करेंगे। लेकिन बच्चा जिसने सभी सब्जेक्ट को, सभी जो है अपने कंसेप्ट को, सभी चैप्टर को अच्छे से समझा होगा, एक उस पर अच्छी पकड़ बनाई होगी, वही बच्चा अच्छा स्कोर करेगा। और जिस बच्चे का जितना अच्छा स्कोर होगा उसी बच्चे को टॉप कॉलेज में, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहा है, चाहे वो बीएचयू को टारगेट कर रहा है, आप कौन सी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो ये भी आप मुझे लिखकर बताओगे, ताकि मैं पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आपको उसके साथ साथ में भी देती रहूं, ठीक है। तो उसको प्रिपेयर करने के लिए, अच्छा स्कोर करने के लिए आपको डेल्टा 4.0 है और महापैक है, ये तीनों स्ट्रीम के लिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको एक काम करना है, अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को फटाफट से डाउनलोड कर लो, और इसकी पीडीएफ भी आपको उसी एप्लीकेशन पर ही मिलेगी, अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पर मिलेगी। ये आपने क्या कर लिया, यहाँ पर आपने ऑल कोर्सेज पर क्लिक किया, जैसे आपने ऑल कोर्सेज पर क्लिक किया तो यहाँ पर यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम क्लिक करोगे, यूजी पे क्लिक करोगे, आर्ट्स पे क्लिक करोगे, तो ये रहे आपके सारे के सारे प्रीमियम बैचेस, किसी में भी आप इनरोल कर सकते हो, ठीक है। ये ड्रॉपर बैच है और ये आपका ये आपका डेल्टा 4.0 है। तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पर इसको क्लिक किया, जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका बाय नाउ का ऑप्शन। तो जैसे आपने बाय नाउ पर ऑप्शन किया, यहाँ पर आप किस तरीके से पेमेंट करने वाले हो ये सारी की सारी चीजें दी हुई है। तो जैसे आप पे नाउ पर करोगे, और इस पर अगर आप डिस्काउंट पाना चाहते हो तो मैडम इस पर डिस्काउंट मिल जाए तो हमारी तो बल्ले बल्ले हो जाए, तो डिस्काउंट पाने के लिए आपको एक काम करना है, आपको मेरा कूपन कोड लगाना है Y489, ठीक है। ये कूपन कोड लगा देना, कौन सा, Y489, Y489, बस इस कूपन कोड को आपको लगाना है, इसी से ही आपको डिस्काउंट मिलेगा मैक्सिमम, जो भी आपका 27% है, 30% है, 40% है, तो इस कूपन कोड को लगाकर मिलेगा। अब हम बात करते हैं मैडम इसकी हमें पीडीएफ कहां पर मिलेगी। तो पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, पीडीएफ के लिए आपको यहां पर जाना है बुक वाले सेक्शन पर, चाहे तो आप नीचे आ सकते हो, नीचे आ सकते हो, यहां पर ड्रैग करोगे ना, यहां पर देखो नीचे आ सकते हो, तो यहां पर मिलेगी आपको संजीवनी बुक, है ना, यहाँ पर क्या मिलेगी आपको, संजीवनी, ये रही संजीवनी, बोर्ड्स की संजीवनी। अब यहाँ पर जैसे आप जाओगे तो वहाँ पर क्लास 12th, ठीक है, आपको वहाँ पर करना है, और ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको 0 रुपीज़ में आपको वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो जाइए पीडीएफ कलेक्ट कीजिए और सीयूईटी में जरूर से एनरोल कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सीयूईटी का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। बहुत सारे लाखों बच्चे, 20 से 25 लाख बच्चे आपका सीयूईटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, इसलिए अपने आप को आगे इस रेस में निकालना है, तो तैयारी भी उसी हिसाब से करनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी आप हमारे साथ जुड़े रहिए, डेफिनेटली आपको आपकी सीट तक हम छोड़ कर आएंगे, ठीक है। बाय बाय टू एवरीवन, थैंक यू।